नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं विशाल तिवारी, एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप सभी लोगों के लिए करने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा इसे, अगर आप अपनी लाइफ को बेटर बनाना चाहते हैं तो। आज से मैं शुरू करने जा रहा हूं एस्ट्रो वास्तु का एडवांस कोर्स, वो भी आप सभी लोगों के लिए बिल्कुल फ्री। इसके पीछे की वजह जानना चाहेंगे? इसकी पीछे की वजह ये है कि आज की डेट में हर कोई परेशान है। हर व्यक्ति सफलता चाहता है लेकिन सफलता मिल नहीं रही। हर व्यक्ति समृद्धि चाहता है लेकिन वो मिल नहीं रही। सुख की तलाश में लोग हैं लेकिन सुखी नहीं है। बच्चों का करियर बन नहीं पा रहा है। एक्चुअली मैं जब क्लाइंट्स को डील करता हूँ वास्तु में, तो मैं देखता हूँ बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के कारण बच्चों का एक एक साल बर्बाद हो जाता है। फिर हज़ारों रुपए दे के वास्तु एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, कुछ लोग लाखों भी पे करते हैं। फिर बाद में पता चलता है कि अगर बच्चे का करियर नहीं बन पाया, एक साल बर्बाद हो गया या पेपर नहीं निकला, तो क्यों? सिर्फ इतनी सी दिक्कत थी कि उसका स्टडी रूम गलत जोन में था या फिर वो गलत फेसिंग करके पढ़ रहा था। कुछ जगह पता चलता है कि किसी व्यक्ति को क्रॉनिक डिजीज हो गया, और जब वजह पता चली तो क्यों? सिर्फ उसे इतना नहीं पता था कि गलत जगह, गलत दिशा में वो हेड करके सो रहा था। जहाँ पे सिर रख के नहीं सोना चाहिए वहाँ पे वो सो रहा था। और ये लगातार 1 साल 2 साल हुआ और फिर उसे क्रॉनिक डिजीज हो गया, मेंटल बीमारी पकड़ ली, सिर्फ छोटी छोटी मिस्टेक्स के कारण, जिसकी कोई बहुत बड़ी वजह नहीं होती है। लोगों के बीच आज के समय में बन नहीं पा रही है, रिश्ते टूट रहे हैं, फैमिली आपस में जुड़ के रह नहीं पा रही। इसकी वजह पता क्या है? हम सब हमारे महान ऋषियों के द्वारा दी हुई वैदिक परंपरा को भुला रहे हैं। हमारे महान ऋषि जो थे, ये साइंटिस्ट थे, ये वैज्ञानिक थे, ये कोई अंधविश्वास की बात नहीं है। पहले के लोग आप देखिए कैसे हुआ करते रहे, 5-5 6-6 बच्चे होते रहे एक परिवार में, और वो हर माता पिता अपने 5 से 6 संतानों को अच्छे से पालन पोषण भी कर लेता रहा, उसका पालन पोषण भी अच्छे से कर लेता रहा, उसे समृद्ध भी बना लेता रहा और साथ में प्रॉपर्टी भी बना लेता रहा और सुखी शांति से जीवन व्यतीत करता था। लेकिन आज की डेट में व्यक्ति 1 से 2 बच्चे कर पा रहा है, साथ में फैमिली भी जुड़ के नहीं रह पा रही, न्यूक्लियर फैमिली होती जा रही है। उसके बावजूद व्यक्ति सुखी नहीं है। ना बच्चे का करियर बन पा रहा है, ना प्रॉपर्टी बन पा रही है, ना पति पत्नी में आपस में एक अच्छा हैप्पी संबंध बन पा रहा है, ना व्यक्ति सफल हो पा रहा है। व्यक्ति सिर्फ लड़ रहा है, सिर्फ लड़ रहा है। व्यक्ति सिर्फ अपना जीवन घसीट घसीट कर जी रहा है। कारण हमारे जो ऋषि मुनि थे, जो वो वैदिक परंपरा दे गए, जो वो वैदिक ज्ञान दे गए हैं, उन्हें हम भुला बैठे। पहले के लोग सब कुछ जानते रहे, शास्त्रों ग्रंथों के हिसाब से चलते रहे, इसलिए सुखी सफल और समृद्ध रहते रहे। आज के लोग ये चीज़ें भुलाते जा रहे हैं। बहुत बार भारत में आक्रमण भी हुआ, हमारी नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी जलाई गई, बहुत से ग्रंथ जल गए, लेकिन फिर भी बहुत कुछ बाकी है। सनातन वो चीज़ है जिसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। एक अंकुरित बीज है, वो बीज रह जाता है ना, फिर से वृक्ष बनकर खड़ा हो जाता है। तो मैंने सोचा है, मैं फाउंडर हूँ वैदिक बॉक्स का और एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट भी हूँ, और मैंने ये ध्येय किया है, मैंने ये अपना लक्ष्य बनाया है कि घर घर तक ऋषियों के वैदिक ज्ञान को पहुंचाऊंगा। जो ग्रंथ में, जो शास्त्रों में वैदिक ज्ञान दिया है वास्तु का, एस्ट्रोलॉजी का, ऑथेंटिक वे में, जादूगरी वाली वास्तु नहीं, प्लास्टिक की पट्टियों वाली वास्तु नहीं, अंधविश्वास वाली वास्तु नहीं, ऋषियों वाली वास्तु। कारण क्या है कि जब व्यक्ति को अपना अलग से दिखना होता है भीड़ के बीच में, जब व्यक्ति को अपना ब्रांड बनाना होता है भीड़ के बीच में, तो वो नई नई चीज़ तोड़ मरोड़ के पेश करता है कि ये मेरी चीज़ है। ऐसा होता है। आप प्लास्टिक की पट्टियां लगा लो, आप प्लास्टिक के पिरामिड लगा लो, तो काम करेंगे। पूरे पंच तत्वों का जो साइकिल ऑफ क्रिएशन है, उसी को डिस्टर्ब करके रख दिए। क्यों? क्योंकि मेरा कुछ अलग दिखना चाहिए, मेरा कुछ नया दिखना चाहिए। लेकिन आज मैं आप सब लोग के सामने ये अनाउंसमेंट करता हूँ कि यहाँ मेरा कुछ भी नहीं है। सब वैदिक ऋषियों का है, सब ग्रंथों का है। मैंने ग्रंथ पढ़े हैं, मैंने वैदिक ऋषियों को पढ़ा है, और जो उन लोगों ने वास्तु के बारे में बताया है, जो उन्होंने एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताया है, वो मैं आप लोगों तक ऑथेंटिक वे में लाऊंगा। और ये घर घर तक पहुंचाने का लक्ष्य मात्र सिर्फ ये है कि हर फैमिली सुखी रहे, हर फैमिली में जो बच्चा है उसका करियर बन पाए, छोटी छोटी मिस्टेक्स के कारण बिगड़े ना उसका साल। एक एक साल बहुत कीमती रहता है। हर परिवार सुखी जीवन व्यतीत कर सके, सफल रह सके, समृद्ध रह सके। और भारत तभी समृद्ध हो पाएगा जब हर एक परिवार सुखी, समृद्ध और सबल बनेगा। जब हर एक परिवार के अंदर विश्वास होगा, आत्मविश्वास होगा, ना कि अंधविश्वास होगा। देखिए, चीज़ों को जानिए, परखिए, अंधविश्वास मत करिए, विश्वास करिए, उसको समझिए, उसको अपनी लाइफ में अमल करिए और खुद फील करिए।
ये होता है विश्वास। आंख मूंद के भेड़ चाल चलने वाली चीज होती है अंधविश्वास। तो मैं आप सब लोगों के सामने एक बात फैक्ट बोल दे रहा हूं कि मुझे ये बताने में कोई भी शर्म नहीं, क्योंकि ईश्वर की कृपा से मुझे अच्छे अच्छे गुरुओं का साथ प्राप्त हुआ है, अच्छे अच्छे लोगों से अपने टाइम में चीज़ें सीखने को मिली हैं। आज मुझे 10 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस हो गया है और साथ में मैं जो भी चीज़ आपके सामने लाऊंगा वो ग्रंथ बेस्ड ही लाऊंगा। जो वेदों में दी है वही चीज़ आपको बताऊंगा, जो शास्त्रों में दिया है उसी हिसाब का वैदिक वास्तु आपको बताऊंगा। जो हमारे मतलब ऋषियों की एक वैदिक परंपरा थी कि घर घर वैदिक साइंस को फॉलो करिए। ये वैदिक चीज़ क्या है? वैदिक से आप पुराना मत समझा करिए, ये साइंस है। ऑलरेडी वो साइंटिस्ट थे, वो वैज्ञानिक थे। इसीलिए मैं एस्ट्रो वास्तु की सीरीज शुरू करने जा रहा हूं। आप लोगों को ध्यान से मेरे हर हफ्ते आने वाले वीडियोस को देखना है। साथ में आप लोग और जो भी आपके सगे संबंधी है जिनको आप खुश और सुखी देखना चाहते हैं, खुशहाल देखना चाहते हैं, उनके साथ भी आप ये चीज़ें शेयर कर सकते हैं। और हर हफ्ते एक नया वीडियो डालूंगा। अपनी लाइफ में अमल करिए और ये वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। और आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चंस हो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, वास्तु से रिलेटेड, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, कमेंट ज़रूर करिए, क्योंकि जब तक डिस्कशन नहीं करेंगे चीज़ें क्लियर नहीं होगी। आप कमेंट करिए, मैं कमेंट में आप सभी के जवाब ज़रूर दूंगा। और चीज़ों को समझने की कोशिश करिए, सीधे रेमेडीज़ की ओर मत भागिएगा। रेमेडीज़ आप खुद निकालने लगोगे, आप खुद चीज़ें समझने लगोगे तो रेमेडीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रेमेडीज़ की ज़रूरत तब पड़ती है जब हम बहुत ज़्यादा संकट में घिर जाते हैं, जब हमारे पास कोई रास्ता रह ही नहीं जाता। लेकिन बहुत सी प्रॉब्लम्स मैंने देखी है कि वो इतना बड़ा संकट नहीं होता, वहाँ बहुत सारे रास्ते रहते हैं सॉल्यूशंस के लिए। लेकिन लैक ऑफ अवेयरनेस के कारण लोगों को कुछ भी पता नहीं रहता और लोग अपना समय, पैसा, एनर्जी सब कुछ वेस्ट कर देते। तो चलिए आज से एस्ट्रो वास्तु खास ध्यान रखिएगा। एस्ट्रो वास्तु मैंने इसलिए बोला है, ये मिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु रहेगा। वास्तु आपको उस तरीके से मैं बताऊंगा कि किस तरह से आप अपना पर्सनल वास्तु कर सकते हैं। एक होता है वास्तु जो यूनिवर्सल लॉ है, जो सबके लिए काम करता है। फिर उसके बाद उसकी एडवांस जो स्टेज है वो एस्ट्रो वास्तु की है। क्यों? क्योंकि हम सबके कर्माज अलग हैं। ये हम आगे आने वाले सीरीज में, सेशंस में, चैप्टर्स में देखेंगे। लेकिन अभी शुरुआत करते हैं कि आखिर एस्ट्रो वास्तु का पहला चैप्टर क्या है और आखिर इस कोर्स की ज़रूरत क्या है। तो दोस्तों, जब मैंने अलग अलग क्लाइंट्स को डील किए, इतने समय से डील कर रहा हूँ और देख रहा हूँ लोग परेशान हैं, तो मैंने कुछ प्रॉब्लम्स शॉर्टलिस्ट की है और कहीं ना कहीं सारे व्यक्ति उन्हीं प्रॉब्लम्स के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मनी स्ट्रगल, हर किसी को मनी स्ट्रगल है। अगर किसी से भी पूछो, पैसों की प्रॉब्लम। सडन लॉसेस क्या होते हैं? पैसों की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लॉस अपनी जगह, अपना रास्ता खुद बना लेते हैं। कैसे? मैं आपको बता रहा हूँ। एक क्लाइंट की स्टोरी है मेरे, बहुत अच्छा क्लाइंट रहा, उसका बुद्ध भी बहुत स्ट्रांग रहा। आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स के डिवाइसेस का उसका काम था, बहुत अच्छा पैसा कमा लेता है, बहुत अच्छा पैसा कमाता है। उसके साथ क्या था, 3-3, 4-4 महीने में 50-50, 60-60 लाख का रेवेन्यू बना लेता है, आराम से बना लेता है। लेकिन एक समय उसके साथ ऐसा था कि 25 लाख, 30 लाख रुपए 3-3 महीने में बना लिया उसने। बट लेकिन क्या हुआ पता आपको? बिकॉज ऑफ वास्तु दोषा उसके घर में उसके पिता को कैंसर हो गया। उसका पूरा पैसा, सडन लॉसेस ऐसे होते हैं, या तो बीमारी में जाते हैं, या एकदम से कहीं कुछ प्रॉब्लम आ गई एजुकेशन में बच्चों को, या बीमारी आ गई, या फिर कुछ लॉस, फ्रॉड हो गया, कुछ भी हो सकता है। तो वहाँ पे क्या हुआ कि उसके जो फादर थे उनको कैंसर हो गया, पूरा पैसा उसमें चला गया। फिर वो व्यक्ति बिल्कुल जीरो में आ गया और सबसे दुखद बात ये कि वो अपने पिता को भी नहीं बचा सका। देखिए, व्यक्ति के आगे पैसे का कोई मोल नहीं, सबसे पहले व्यक्ति की लाइफ है, लेकिन वो नहीं बचा पाया। फिर उसके बाद वो जैसे तैसे रिकवर किया फादर के बाद, फिर उसने जी तोड़ मेहनत की और फिर 5-6 महीने में उसने आराम से 50-60 लाख रुपए बना लिए, क्योंकि वो बिजनेस करने में बहुत अच्छा था। उसकी कुंडली बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी थी। लेकिन फिर क्या हुआ, वास्तु दोष के कारण माता जी को क्रॉनिक डिजीज हो गया, कैंसर हो गया, और फिर कुछ समय प्रॉब्लम झेलने के बाद उनकी माता जी भी उन्हें छोड़कर चली गई। काफ़ी पैसे में लॉस हुआ। फिर व्यक्ति ने जैसे तैसे रिकवर किया, फिर पैसा बनाया, अच्छा लाखों में हो गया। 30 लाख रुपए उसने जोड़ लिए, इकट्ठे कर लिए। लेकिन उसके बड़े भाई पर फिर एक झूठा फ्रॉड का केस लग गया।
फिर वो केस को संभालने में उसके 20 लाख रुपए खर्च हो गए, फिर 30 लाख रुपए आए, फिर 20 लाख खर्च हो गए। इस तरह से ये होते सडन लॉसेस। मैंने इसलिए आपको केस स्टडीज बताई है क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे क्लाइंट्स को डील किया है, मैंने देखा है चीज़ें कैसे वर्क करती हैं, एनर्जी कैसे वर्क करती है। तो सडन लॉसेस वो होते हैं कि व्यक्ति के पास पैसा तो आता है लेकिन वो 3 महीने 4 महीने 5 महीने बहुत जम के डिपॉजिट करता है लेकिन पैसा यूं निकल जाता है, कहीं बीमारी में, कहीं लॉसेस में, कहीं फ्रॉड में, कहीं कोर्ट कचहरी में। ठीक है। इसके बाद ब्लॉक्ड प्रमोशन। प्रतिभा है आपके अंदर, हार्ड वर्कर हो आप, स्मार्ट वर्कर भी हो, लेकिन एंड में ऑफिस पॉलिटिक्स हो जाती है। आपका प्रमोशन होना चाहिए लेकिन प्रमोशन किसी और का हो जाता है। यही गवर्नमेंट सेक्टर में है, यही प्राइवेट में है। मिस्ड अपॉर्चुनिटीज। बहुत से लोगों के पास तो अपॉर्चुनिटी ऐसे आती है कि काश 2 दिन पहले पता चल जाता, काश ये ज़मीन मेरे हाथ से नहीं निकलती, मैं इसको खरीद लेता, बहुत फ़ायदे का सौदा था। लेकिन अपॉर्चुनिटी मिल ही नहीं पा रही है, हर चीज़ बाद में पता चल रही है, इसे कहते हैं मिस्ड अपॉर्चुनिटी। इसके बाद राइजिंग एक्सपेंसेस। आज की डेट में एक्सपेंसेस की प्रॉब्लम तो सबको है। पहले लोग सेविंग कर लिया करते रहे। मेरे ऐसे ऐसे क्लाइंट हैं जो 4-4, 5-5 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, आईटी में कमा रहे हैं, अच्छे लेवल में फाउंडर्स हैं, कॉर्पोरेट के फाउंडर्स हैं, स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स हैं, लेकिन सेविंग कुछ नहीं हो पा रही। खर्चे ऐसे लगे हैं और ऐसा भी नहीं कि फालतू जगह उड़ा रहे, लेकिन पता ही नहीं चलता कहाँ चला जाता है। वो अपना रास्ता बना लेता है पैसा जाने का। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी जो है ये चंचला है, अपना मार्ग निकाल लेती हैं। अगर आपने सही तरह से चीज़ों को मैनेज नहीं किया, आपने सही तरह से एनर्जी को मैनेज नहीं किया कि आप स्थिर लक्ष्मी को प्राप्त कर सके, तो लक्ष्मी अपना मार्ग निकाल लेगी और लक्ष्मी निकल जाएगी। इसके बाद लीगल ट्रबल्स, फ्रॉड हो जाते हैं लोगों के साथ। जरूरी नहीं कि इसके लिए क्रिमिनल होना ही ज़रूरी है। कई बार लोग आपके साथ फ्रॉड कर देंगे तो आपको केस करना पड़ जाएगा। कई बार कागजात वगैरह प्रॉपर्टी के पूरे क्लियर नहीं होते हैं तो व्यक्ति को मतलब कि बिल्डर के खिलाफ केस करना पड़ता है, तो वो लीगल ट्रबल्स में फंस जाता है। हैवी डेट्स, कुछ लोग लोन के बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं, कितना भी चुकाते हैं लेकिन लोन चुका नहीं पाते हैं। इसकी टोपी उसके सर कर रहे, इससे लिए उसको दिए, उससे लिए उसको दिए, लेकिन प्रॉपर लोन के बोझ तले दबे ही हुए हैं, निकल ही नहीं पा रहे बाहर। एंडलेस डीले, बहुत से लोगों के साथ डीले है। अपॉर्चुनिटी है लाइफ में, कुछ लोगों का बताया अपॉर्चुनिटी लेट मिलती है, लेकिन कुछ लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है लेकिन कर लेंगे यार, बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। एक दिन अपॉर्चुनिटी भी हाथ जोड़ लेती है कि चलिए समय पूरा हुआ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है जितना आपके पास था, और अपॉर्चुनिटी निकल गई। ठीक है। इसके बाद आप देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट, लाइफ स्टक। बहुत से लोगों को लगता है कि मेरी लाइफ तो बिल्कुल स्टक हो गई है, मैं आज से पहले जहाँ था 3-4 साल पहले, आज भी वहीं हूँ, बढ़ ही नहीं पा रहा हूँ, बढ़ ही नहीं पा रहा हूँ। क्या तरक्की की? इन्फ्लेशन तो बढ़ रहा है लेकिन उस हिसाब से प्रोग्रेशन क्यों नहीं बढ़ रहा है? इन्फ्लेशन तो बढ़ रहा है लेकिन उस हिसाब से प्रोग्रेस क्यों नहीं हो रही? लाइफ स्टक। इमोशनल डिस्कनेक्शन। आजकल जॉइंट फैमिली तो छोड़ो, अगर हम दो, हमारे दो भी हैं तो हम दो में ही नहीं पट रही, पति पत्नी में नहीं बन रही है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, बड़ी मात्रा में डाइवोर्स हो रहे हैं, माता पिता को लोग रख नहीं पा रहे हैं, जो कि भगवान स्वरूप है, आपको रखना चाहिए। और बात सिर्फ एथिक्स की नहीं है, बात सिर्फ धर्म की नहीं है, धर्म को जोड़ा ही ऐसा गया है। आपकी एनर्जी, आपके ग्रह, आपके प्लैनेट्स सब कुछ स्ट्रांग होते हैं अगर आप माता पिता की सेवा करते हो। इसीलिए एस्ट्रोलॉजी में बताया गया पिता सूर्य है, माता चंद्रमा है। अगर आप माँ पिता की सेवा करते हो, सूर्य चंद्रमा आपके ऑलरेडी स्ट्रांग रहेंगे, ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन आपकी ऑलरेडी स्ट्रांग रहेगी। अगर वास्तु दोष होगा भी तो आप बैलेंस कर पाओगे, कहीं ना कहीं से आपको रेमेडी मिल जाएगी, कहीं ना कहीं से आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन सूर्य और चंद्रमा को तो हम लोग वृद्ध आश्रम में रखते हैं आजकल, तो भुगतोगे क्यों नहीं भुगतोगे? इसके बाद रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट्स, पता ही है, हो रहे हैं, बड़ी मात्रा में हो रहे हैं। रिकरिंग हेल्थ इश्यूज, हर घर में आजकल मैक्सिमम किसी ना किसी को ऐसा है कि एक के बाद एक डिजीज लगे रहते हैं, वो ठीक हुआ नहीं, दूसरी प्रॉब्लम हो गई, दूसरी हुई नहीं, तीसरी हो गई, या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो गई कि जिसके कारण हॉस्पिटल में लगातार आना जाना लगा ही हुआ है। बहुत बड़ी दिक्कत है। क्यों? हेल्थ इशू से व्यक्ति का फिजिकल लॉस भी होता है, मेंटल लॉस भी होता है, फाइनेंशियल लॉस भी होता है, टूट जाता है व्यक्ति। चाइल्ड स्ट्रगल, बच्चे का करियर बनाना है लेकिन बच्चे का करियर बन नहीं पा रहा है। बच्चा पढ़ता अच्छा है लेकिन फोकस नहीं कर पाता, याद सब कर लेता है, एंड टाइम पे जब एग्जाम हॉल में होता है सब ब्लैंक हो जाता है, या बच्चा पढ़ ही नहीं पाता, फोकस ही नहीं कर पाता। तरह तरह की प्रॉब्लम्स है। विदेश जाना है लेकिन अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल रही। IAS गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करना है, हो नहीं पा रहा। कार्मिक पैटर्न, सबसे बड़ी चीज, सारी चीजों को लो तो कार्मिक पैटर्न,
सब कुछ कार्मिक पैटर्न के तहत बंधा हुआ है। बहुत से लोगों को लगता है कि यार मैं तो बंध गया हूँ, मेरे साथ इंसिडेंट मतलब रिपीटिशन में हो रहे हैं, घूम घूम के हो रहे हैं, वही हो रहे हैं। आखिर इसकी वजह क्या है पता? ये 14 की 14 प्रॉब्लम मैंने देखी। सबसे पहले आप लोग कितनी प्रॉब्लम से कनेक्ट हुए हो कमेंट में लिखना। 5 प्रॉब्लम से कनेक्ट हुए हो तो 5 लिखना, 6 से हुए तो नंबर 6 डाल दीजिएगा, पता तो चले। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी, जितने लोग भी हैं इन प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, सबका सर्कल यहीं घूम रहा है, हर व्यक्ति का। लेकिन इसका जो मेन वजह है पता वो क्या है? वो ये है, लैक ऑफ वास्तु अवेयरनेस। लैक ऑफ वास्तु अवेयरनेस। लोगों को पता ही नहीं है वास्तु के बारे में। लोगों को पता ही नहीं है कि वास्तु हमारे जीवन में क्या चेंज ला सकती है। लोगों को पता ही नहीं है कि वास्तु से हम अपना पूरा जीवन किस तरह से बदल सकते हैं। नहीं पता है लोगों को। बहुत से लोग तो इसे मानते भी नहीं हैं, और बहुत से लोग जो मानते हैं समझते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को तो ये भी नहीं पता कि वास्तु है किस बला का नाम, वास्तु है क्या चीज़। बहुत से लोगों को तो लगता है ये आज की नई चीज़ है, लेकिन नहीं, ये हमारे ऋषियों की देन है। हमारे ऋषि मुनि इन चीज़ों को, ये विद्या को ब्रह्मांड से पढ़ के, साइंस को समझ के, वाइब्रेशंस और एनर्जीज को समझ के हमारे लिए दे गए हैं, ताकि हम सुखी और सफल और समृद्ध रह सके। लेकिन बहुत से लोगों को तो ये भी नहीं पता कि व्हाट इज वास्तु। तो चलिए इस सेशन को एक तरह से शुरू करते हैं और सबसे पहले जानेंगे कि व्हाट इज वास्तु। वास्तु क्या है? देखिए, बहुत से लोगों को ये पता होगा वास्तु क्या है, लेकिन ये मत सोचना कि बहुत बेसिक लेवल से आगे बढ़ रहे हैं। कारण ये है क्योंकि जब फाउंडेशन क्लियर होगी, जब बेस मजबूत होगा ना, तभी ऊपर की बिल्डिंग भी मजबूत होगी। अगर बेस ही हल्का हुआ ना तो ऊपर की बिल्डिंग ढह जाएगी। इसलिए बेस को अच्छे से समझ के चलिए। बहुत बेसिक लेवल पे हम डेफिनेशन देखेंगे, फिर उस डेफिनेशन में हम एंटर करते चले जाएंगे, समझेंगे वास्तु को अलग अलग ढंग से। वास्तु सिर्फ एक डेफिनेशन नहीं है, वास्तु की कई डेफिनेशंस हो सकती है, क्योंकि वास्तु सीमित नहीं है, ये याद रखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और बेस को, फाउंडेशन को आप स्ट्रॉन्ग बनाइए। ठीक है। वास्तु शब्द की उत्पत्ति वस धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है वास करने का स्थान, निवास करने का स्थान। ठीक है, ये तो बहुत बेसिक डेफिनेशन है, सबको पता है। लेकिन जिनको नहीं पता है, चलिए उनके लिए ये एक नई चीज़ है, लेकिन सबको पता है मैक्सिमम। वस धातु से हुई है, वास करने का स्थान, निवास करने का स्थान। ठीक है, तो इससे हमें सबसे पहले तो ये चलता है पता कि वास्तु का मतलब है उस स्थान का जिसे हम कहते हैं हमारा निवास है, आवास, निवास। तो जहाँ पे हम निवास करते हैं, जहाँ पे हम वास करते हैं, उस स्थान को वास्तु कहते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम और डेफिनेशंस की ओर चलें, वास्तु को समझें। पहले समझ लेते हैं कि आखिर वास्तु की इस डेफिनेशन के तहत वास्तु के टाइप्स कितने हैं। फिर हम अभी डेफिनेशंस को और देखेंगे और इसके डेप्थ में जाएंगे और समझेंगे वास्तु कहाँ कहाँ इंपैक्ट डालता है। 3 तरह के वास्तु होते हैं, मतलब 3 सबसे इंपॉर्टेंट वास्तु होते हैं। अभी तो वास्तु हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन 3 सबसे इंपॉर्टेंट वास्तु होते हैं। सबसे पहला अर्थ, भूमि। क्यों? मैंने बताया वास करने का स्थान। जब आदिवासी थे, जब घर नहीं हुआ करते रहे, तब भी धरती होती थी। ये धरती ही है जहाँ पे हमारा वास, जो हमारा निवास है, ये पॉसिबल हो पाया। ये पृथ्वी ही है जहाँ पे सारी एनर्जी बैलेंस हो पाई, जहाँ पे सूर्य की एनर्जी मिलती है, मैग्नेटिक फोर्स मिलती है, ग्रेविटेशनल एनर्जी है। तो इस तरह का एनवायरनमेंट सिर्फ पृथ्वी पर ही संभव हो पाया, जहाँ पे मानव जीवन आज संभव हो सका है, जहाँ पे जल है, पंच तत्वों का बैलेंस है। तो हम अगर पृथ्वी पर रहते हैं युगों युगों से, तो हमारा सबसे बेसिक स्तर पर, सबसे अगर फाउंडेशनल लेवल पे बोला जाए, तो वास करने का स्थान क्या हुई? पृथ्वी। तो सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट जो वास्तु है वो है धरती। उसके बाद दूसरा वास्तु है होम, हमारा घर। सबसे इंपॉर्टेंस फिर पृथ्वी, लैंड। पृथ्वी के बाद आई घर की। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर ही तो हम अपना घर बनाते हैं, और घर जहाँ पे हम रहते हैं, जिस तरह की हम उसकी आकृति बनाते हैं, हर चीज़ इम्पैक्ट डालती है हमारे जीवन में, कि उसका शेप कैसा है, उसका कलर कैसा है, उसमें किस तरह के मटेरियल यूज़ हुए हैं, ये सब चीज़ें मैटर करती है। क्यों? क्योंकि उस घर के अंदर, उस स्ट्रक्चर के अंदर हमें अपना जीवन बिताना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा समय देना है, हमारे पूरे परिवार को उस घर के अंदर रहना है एकजुट होके। तो वहाँ की एनर्जी कैसी है, वहाँ का मैनेजमेंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी बैलेंस कैसी है, वहाँ के पंचतत्व तो बैलेंस हैं कि नहीं, ये मैटर करता है। तो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट वास्तु हुआ हमारा घर। तो सबसे इंपॉर्टेंट हुई पृथ्वी, लैंड, जहाँ पे हम घर बनाने जा रहे हैं। दूसरा हुआ हमारा घर। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट वास्तु है
हमारी बॉडी, हम खुद। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी ही हमारा घर है। ग्रंथों में, शास्त्रों में बोला गया है कि हम ये शरीर नहीं है, हम एक आत्मा है, हम परमात्मा का अंश है, हम एक दृष्टा हैं, हम चीज़ों को देखने आए हैं। लेकिन हम अपनी लैक ऑफ अवेयरनेस के कारण अपने आप को क्या मान लेते हैं कि हम ही बॉडी है, मैं ये शरीर हूँ, जबकि ये शरीर नश्वर है। अल्टीमेटली शरीर एक घर है आत्मा का। शरीर एक निवास स्थान है, वास स्थान है, वास करने का स्थान है किसका? हमारी सोल, हमारी आत्मा का, जो परमात्मा ने भेजा है कार्यों को पूरा करने के लिए, एक सुखी जीवन व्यतीत करने के लिए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सबकी प्राप्ति करने के लिए, और अंत में सब भोग अच्छे से एथिकल वे में भोगते हुए मोक्ष को प्राप्त कर लेने के लिए। तो अल्टीमेटली जो ये बॉडी है, ये घर है, ये टूल है, जिसके थ्रू हम अच्छे अच्छे भोग का, मतलब कहना चाहिए कि क्या कहना चाहिए कि हम फील कर पाएंगे, हम अच्छे अच्छे भोग पाएंगे। अगर हम खाना खा पा रहे हैं अच्छा इस बॉडी के तहत, हमें सुख मिल रहा है, हम उसे फील कर पा रहे हैं इस बॉडी के माध्यम से। अगर हमें दुख मिल रहा है तो भी हम फील कर पा रहे हैं इस बॉडी के माध्यम से, क्योंकि आत्मा को तो ना कोई जला सकता है, ना कोई मिटा सकता है, ना कोई काट सकता है। तो अल्टीमेटली हमारी आत्मा का निवास स्थान क्या हुआ? ये बॉडी। और जब आप वास्तु में पृथ्वी, अपने घर और अपनी बॉडी को अलाइन कर लेते हो, तब आप एक सुखी, सफल और समृद्ध जीवन जीने लगते हो। तब आपका परिवार भी खुशहाल होगा, तब आप भी खुशी से सफलता को प्राप्त करेंगे और एक अच्छा जीवन जी के अपने फैमिली का, अपने बच्चों का अच्छा भविष्य बना पाएंगे। बॉडी जब आ जाती है, यहाँ पे काम करता है एस्ट्रो वास्तु। हम आने वाले सेशंस में देखेंगे, लेकिन आपको एक हल्का सा इंट्रो दे दूँ। सबकी बॉडी अलग है, सबके कर्म अलग है। इसीलिए जब हम उसकी कुंडली से, उसके बर्थ चार्ट से अलाइन करते हैं वास्तु को, दैट इज एस्ट्रो वास्तु, दैट इज कस्टमाइज वास्तु। सबकी कर्मा पैटर्न अलग है, सबका भाग्य अलग है, सबकी बॉडी अलग है, वात, पित्त, कफ अलग है, सब अलग अलग प्रकृति के हैं। कोई वात प्रकृति का है, कोई पित्त, कोई कफ। आयुर्वेद में भी प्रकृति देख के मेडिसिन दी जाती है। इसी तरह जब कस्टमाइज करेंगे वास्तु, तो बर्थ चार्ट देख के वास्तु किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल बताऊं, जैसे साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट बहुत अच्छी डायरेक्शन है बेडरूम बनाने के लिए, लेकिन हर किसी के लिए जरूरी नहीं साउथ अच्छा हो। आपकी कुंडली में अगर साउथ आपके लिए अच्छा नहीं है, साउथ में बेडरूम आपको नुकसान दे सकता है, तो आपको बोला जाएगा कि आप वेस्ट में बेडरूम बना लो, दूसरा ऑप्शन दिया जाएगा, लेकिन साउथ नहीं दिया जाएगा। ये सब चीज़ें हम धीरे धीरे क्लियर करेंगे, लेकिन अभी आप बेसिक लेवल पे समझ लो। अर्थ सबसे बड़ा वास्तु, घर हमारा दूसरा वास्तु, और सबसे इंपॉर्टेंट वास्तु हमारी बॉडी। बॉडी को भी वास्तु अलाइन रखना है। तो ये 3 वास्तु हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं, वास्तु की और डेफिनेशन देखते हैं कि आखिर वास्तु की और डेफिनेशंस क्या कहती हैं। स्टडी एंड अरेंजमेंट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग्स, मतलब हम टाउनशिप प्लान कर रहे हैं, तो किस तरह से बिल्डिंग को अरेंज किया जाए, किस तरह से उसका सदुपयोग किया जाए, जिसे हम कहना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग भी कह सकते हैं, कि ज़्यादा से ज़्यादा हम स्पेस का सदुपयोग कर सकें, साथ में हम ज़्यादा से ज़्यादा एनवायरनमेंट का लाभ ले सकें। आसपास इंडस्ट्रियल एरिया तो नहीं कि पॉल्यूशन होता है, जिससे लोगों की हेल्थ इश्यूज़ हो सकती हैं, लोगों को प्रॉब्लम्स हो सकती है। आसपास क्या है? मंदिर है, शमशान घाट है, गुरुद्वारा है, चर्च है, क्या है आसपास? पुलिस थाना है, मंत्रियों का घर है, आखिर क्या है? और हर चीज़ का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा सोसाइटी में। और जब सोसाइटी डेवलप कर रहे हैं तो किस तरह की बिल्डिंग बनानी है, हर बिल्डिंग की हाइट रेशियो क्या होनी चाहिए, एक दूसरे से कितनी दूरी में होनी चाहिए, मतलब एक प्रॉपर प्लानिंग ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, इट्स अरेंजमेंट, दैट इज वास्तु। दूसरा, द राइट वे ऑफ लिविंग अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ नेचर, दैट इज वास्तु। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि प्रकृति के साथ जीने का नाम है वास्तु। सुनने में ये बहुत सिंपल लग रहा होगा, सुनने में लग रहा होगा अरे कितनी ईजी बात है, लेकिन फॉलो कर रहे हो क्या? नहीं कर रहे। कारण क्यों? क्योंकि जब हम कोई गैजेट लेके आते हैं, हम फ़ोन लेके आए, हम टीवी लेके आए, फ्रिज लेके आए, हमें एक मैनुअल मिलती है, हमें एक मैनुअल मिलती है उस गैजेट के साथ। हम अपने आप को एडवांस समझते हैं बहुत, नो डाउट आज की डेट में सब होते जा रहे हैं, लेकिन वो मैनुअल मिलती है हमें गैजेट्स के साथ। हम उस मैनुअल को पढ़ते हैं, उस मैनुअल में साफ साफ लिखा रहता है कि हाउ टू यूज़ दिस गैजेट, हाउ टू यूज़ दिस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इसको किस तरह से यूज़ करना है, किस तरह से आप इसको इफेक्टिवली यूज़ करेंगे तो ये इसकी लाइफ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक चलेगी, ये ख़राब नहीं होगा और आप इसका भरपूर लाभ उठा पाओगे। यही रहता है मैनुअल में। तो आप ये समझो, जब आप इस धरती में आए हो तो क्या आपको मैनुअल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है धरती की?
आपको प्रकृति की मैनुअल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको नहीं पता होना चाहिए कि किस तरह से इसका यूज़ करना है, कि आप वहाँ पे डिवाइस चलता है ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक। यहाँ पे अगर प्रकृति के हिसाब से चलेंगे तो आप चलेंगे सुखी, स्वस्थ ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये मैनुअल पढ़ने का फ़ायदा किसी और को नहीं है, हमें खुद को है। तो आप ये समझ लो कि इस प्रकृति के साथ जीना ज़रूरी है। अगर प्रकृति के हिसाब से नहीं रहेंगे, प्रकृति की मैनुअल के हिसाब से नहीं रहेंगे, तो बहुत जल्दी टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। ये सब पे लागू होता है, सब पे लागू होता है, एक समान सा लागू होता है। क्यों? क्योंकि ये साइंस है ना, ये साइंस है, हर किसी के लिए सेम है। एनर्जी हर किसी के लिए सेम है। आप ये समझ लो, अगर आप बहुत अच्छे तैराक हो, आप नदी में तैरते हो, आप अगर धारा के साथ तैर रहे हो तो आपकी एनर्जी बिल्कुल नहीं लगेगी। आप बहुत कम समय में बहुत दूर तक की यात्रा तय कर लोगे। लेकिन वहीं आप अगर धारा के विरुद्ध तैरते हो, कुछ समय बाद आप थक जाओगे, आपको किनारे की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आपको किनारा नहीं मिला, कितने भी अच्छे तैराक हो, डूब जाओगे, खत्म हो जाओगे, नष्ट हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आपने प्रकृति के विरुद्ध जाना चाहा, आपने प्रकृति के खिलाफ रहना चाहा। तो यही चीज़ है कि व्यक्ति जब प्रकृति के खिलाफ जीता है, व्यक्ति जब प्रकृति के खिलाफ कि प्रकृति के अपोजिट कार्य करने लगता है, एनर्जीज को नहीं समझता है, पूरा जीवन उसका घिसट घिसट के जाता है। वो जीवन में सफल नहीं हो पाता, सुखी नहीं हो पाता, समृद्ध नहीं हो पाता, उसे प्रमोशंस नहीं मिल पाते हैं, उसके पैसे ब्लॉक हो जाते हैं, कहीं अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही, कहीं अपॉर्चुनिटी डिले हो गया। इस तरह तरह की दिक्कतें, प्रॉब्लम्स होती हैं। कारण सिर्फ ये लैक ऑफ अवेयरनेस, कारण सिर्फ ये कि डिसमैनेजमेंट ऑफ एनर्जी, यूनिवर्सल एनर्जी। तो अगर आप प्रॉपर मैनेजमेंट सीख लेंगे एनर्जी का, तो आप समझ जाइए कि यही वास्तु है। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ एनर्जी इज वास्तु। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ 5 एलिमेंट ऑफ दिस यूनिवर्स इज वास्तु। पंच तत्वों को समझिए, पंच तत्वों को कैसे बैलेंस करना है। पंच तत्व आपके शरीर में भी है, पंच तत्व आपके घर में भी है। तो असली वास्तु वही है जब आप एनर्जीज को समझे, पंच तत्वों को समझे, अपने घर को समझे, अपनी लैंड को समझे, अपनी बॉडी को समझे और इसको अलाइन करें। किसके अकॉर्डिंग? एनर्जी के अकॉर्डिंग। इसके बाद वास्तुशास्त्र इज द साइंस ऑफ आर्किटेक्चर हार्मोनाइजेस स्पेसेस बाय कंसीडरिंग, ये ध्यान से देखिएगा, शेप, स्लोप, कलर, साइज, डायरेक्शन एंड एलिमेंटल बैलेंस। एलिमेंटल बैलेंस मैंने बता दिया, डायरेक्शंस भी मैटर करती हैं वास्तु में। अब एक एक चीज़ आपको बता रहा हूँ। चलिए शेप से शुरू करता हूँ। वास्तु में शेप भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। शेप के बारे में अभी हम पढ़ेंगे, आगे आपको डिटेल में समझाता हूँ कि शेप किस तरह से इम्पैक्ट डालता है हमारी लाइफ में। दूसरा स्लोप। स्लोप आपने देखा होगा, जब कहीं ढलान होती है हम पानी डालते हैं, पानी ढलान के तहत जाता है, जिस तरफ ढलान रहती है वहीं जाता है। जब हम साइकिल चलाते हैं, अगर स्लोप है कहीं डाउनवर्ड और हम नीचे जा रहे हैं तो हमें ताकत नहीं लगती। हम ऊपर आ रहे हैं, अगर वहाँ पे अपवर्ड स्लोप है तो हमें बहुत एनर्जी लगती है। ठीक इसी तरह एनर्जी भी फ्लो होती है जो कि हमें दिखती नहीं है, और ये स्लोप डिसाइड कर देता है कि फैक्ट्री सक्सेसफुल होगी कि नहीं, घर में पैसा आएगा कि नहीं, घर का स्लोप किस तरफ है, आज तक व्यक्ति जानता ही नहीं है। बहुत सी जगह मैंने देखा है कि वास्तु एक्सपर्ट्स आते हैं, वास्तु करके चले जाते हैं, मैप तक नहीं बनवाते हैं। बिना मैप के वास्तु नहीं हो सकता। एक चीज़ याद रखिएगा, वास्तु बिना मैप के नहीं हो सकता। अभी मैं आपको बताऊंगा वास्तु के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है। दूसरी चीज़ स्लोप हो गया। स्लोप डिसाइड करता है कि आपके घर का स्लोप ईस्ट में है तो आपको क्या फल मिलेंगे, नॉर्थ में है तो क्या, साउथ में है तो क्या, वेस्ट में है तो क्या। ये हम आगे आने वाले सेशंस में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप समझिए कि वास्तु कहाँ कहाँ इंपैक्ट डालता है। दूसरा कलर। आपके घर का कलर क्या है, बेडरूम का कलर क्या है, किचन में आपने कैसा कलर करा के रखा है, ड्राइंग रूम में आपने कैसा कलर करा के रखा है। क्या ड्राइंग रूम में आपका ऐसा कलर है जो आपके लिए सोशल अपॉर्चुनिटी को खींचे, आपकी एक सोशल नेम फेम बनाए, या फिर आपने एंटी कलर करके रखा है ड्राइंग रूम में जो आपके अच्छे संबंध बनने ही नहीं देता, जो सोसाइटी में आपका नेम और फेम बनने ही नहीं देता। अब बहुत से लोग कहेंगे कि कलर कैसे मैटर करता है। आप एक चीज़ बताएं, साइंस ने भी माना है कि हमारे जो 9 ग्रह हैं ये हर लिविंग बींग्स और नॉन लिविंग बींग्स में अपना पूरा असर डालते हैं, क्योंकि ये एनर्जी है, वाइब्रेशंस है, फ्रीक्वेंसी है। और जब इन ग्रहों को आप देखते हो तो एस्ट्रोलॉजी में तो आप छोटे छोटे रत्न पहन लेते हो, है ना। जैसे मंगल के लिए मूंगा पहन लिए, शुक्र के लिए हीरा, पीला पुखराज पहन लिए बृहस्पति के लिए, है ना। चंद्रमा के लिए मोती पहन लिए, मोती सफ़ेद कलर का, बृहस्पति का पीला पुखराज, शनि का नीला नीलम, है ना, मूंगा लाल कलर का मंगल का। तो आप ये बताओ, ये अलग अलग रत्न के कलर प्लैनेट्स के हिसाब से क्यों हैं? क्यों? क्योंकि उनकी एनर्जी वो एब्जॉर्ब करते हैं, वो टूल है आप तक एनर्जी पहुंचाने का। आपकी बॉडी में 7 चक्र हैं, वो टावर की तरह काम करते हैं। आपकी बॉडी में 72,000 नाड़ियां हैं, वो वायर्स की तरह काम करती हैं। वहाँ से जो फ्रिक्वेंसी आती है उसे लेती है। आपको मोबाइल में दिखता है क्या फ्रिक्वेंसी, लेकिन मानते हो ना फ्रिक्वेंसी है, बात कैसे कर पा रहे हो?
तो इस चीज़ को भी आप नहीं नकार सकते। आज से सैकड़ों साल पहले अगर व्यक्ति कहता कि एक ऐसा डिवाइस होता है जिससे हम यहाँ पे बैठ के अमेरिका में बैठे व्यक्ति से बात कर सकते हैं, वो भी बिना वायर के, तो लोग कहते हैं अरे बेवकूफ़ हो क्या। क्यों? क्योंकि व्यक्ति अपनी समझ के हिसाब से समझता है चीज़ों को। इसीलिए कभी भी किसी चीज़ को नकारो मत। नहीं पता है तो उसकी खोज में लग जाओ, क्योंकि हर चीज़ खोज है। नकार मत दो सीधे। नकारने का मतलब है कि तुमने हार मान ली, तुमने पहले ही डिसाइड, तुमने खोजा क्या, तुमने पता किया कि ये चीज़ एग्जिस्ट करती है कि नहीं, तुमने फील की, तुमने एक्सपीरियंस किया, नहीं, सीधे बोल दिया नहीं, नकार दिया। लेकिन आज एग्जिस्ट करता है ना मोबाइल, आज हम किसी से भी बात कर सकते हैं ना, ऑडियो वीडियो सब कर सकते हैं ना। कैसे वीडियो कॉलिंग हो रही है? फ्रिक्वेंसी के माध्यम से। ये सब चीज़ एनर्जी है। इसी तरह से ये जो छोटे छोटे रत्न होते हैं, आप पहन लेते हो, आपको रेमेडी मिल जाती है, आपका काम बन जाता है। गलत रत्न पहन लो तो आपका काम बिगड़ भी जाता है। अगर आप लैक ऑफ अवेयरनेस के कारण या किसी ऐसे एक्सपर्ट के पास चलेगा जिसको कोई नॉलेज नहीं है और उसने गलत रत्न पहना दिए तो लोग बर्बाद भी हो जाते हैं। इसी तरह आप सोचो, जब वो रत्न, वो कलर आपकी बॉडी में इम्पैक्ट डाल रहे हैं, तो आपके घर में जब इतने बड़े बड़े रूम हैं, इतनी बड़ी बड़ी दीवारें हैं, आप इनको कलर करेंगे और ये आपके अकॉर्डिंग अगर फेवरेबल कलर है तो क्या ये आपको अच्छे इफेक्ट्स नहीं देगा? आपको ये बेनिफिक इफेक्ट्स नहीं देगा? और अगर ये आपका एंटी कलर है आपकी बर्थ चार्ट के हिसाब से, आपके हिसाब से, तो क्या ये आपका नुकसान नहीं करेगा? आप खुद सवाल का जवाब दो। नुकसान करेगा ना। तो ऐसे ही काम करता है कलर वास्तु में। अगर आपने गलत डायरेक्शंस पे, गलत जगह गलत कलर कर दिया, एंटी एलिमेंट का कलर कर दिया, या फिर अपनी बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग विपरीत कलर कर दिया। आजकल इंटीरियर्स चले हैं, इंटीरियर डेकोरेशन बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन मैंने ऐसे ऐसे भी केसेस देखे हैं, मैंने वास्तु किए, मैंने गए हैं, लोग इंटीरियर किए हैं और उन्हें नुकसान हो गया बिजनेस में। क्यों? क्योंकि उनने ऐसा आर्टिफैक्ट्स अपने घर में ला के रख दिया जो उनके लिए नुकसानदायक था। उनका राहु अच्छा नहीं था, राहु वैसे ही उनका नुकसानदायक था, और राहु से ही रिलेटेड अगर आर्टिफैक्ट्स या कलर कर दिए तो बर्बाद तो हो ही जाओगे। क्यों नहीं हो जाओगे? क्यों? क्योंकि राहु की एनर्जी को आपने घर में एक्टिवेट कर दिया, राहु की एनर्जी को आपने घर में बूस्ट कर दिया। याद रखना, अभी जब आप आगे वास्तु समझेंगे, वास्तु पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके घर में ही 9 ग्रह होते हैं, आपके घर में ही दिक्पाल यानी अलग अलग देवताज होते हैं, और अलग अलग 45 देवता कौन है वास्तु के, वो कहाँ कहाँ स्थित है आपके घर में, ये भी आप जानोगे। तो इसलिए ये चीज़ भूल जाओ कि आप आज़ाद हो, आप सीसीटीवी कैमरे की नज़र में हो। समझे आप? यूनिवर्स बिल्कुल भी बेवकूफ़ नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ भी चीज़ बनती है तो कुछ से ही बनती है। नथिंग इज मेड फ्रॉम नथिंग बट समथिंग इज मेड फ्रॉम समथिंग। आप इसका मतलब समझे कि अगर आप कुछ बनाए हो, चाय बनाए हो, तो पहले कुछ था, आपके पास सामग्री थी, चाय पत्ती थी, दूध था, पानी था, तो आपने चाय बना ली। इसी तरह आज जो जो चीज़ें भी खोज हो रही हैं, जो चीज़ें भी हम डेवलप टाइम टू टाइम करते जा रहे हैं, आज हमारे पास एडवांस गैजेट्स हैं, तो ये मत सोचिए कि ये हमने खुद खोज लिया है। इसे रिसर्च कहा जाता है, इसीलिए क्योंकि ये सर्च नहीं, कोई इसका फाउंडर नहीं है। रिसर्च मतलब फिर से रिसर्च हुई, दोबारा सर्च हुआ, तो ये चीज़ मिली। मतलब ये कहीं ना कहीं ब्रह्मांड में ये चीज़ें हैं, फ्रिक्वेंसी है, एनर्जी है, तभी तो उसका इस्तेमाल करके आज मोबाइल यूज़ कर पा रहे हो। अगर फ्रिक्वेंसी एनर्जी नहीं होती तो कैसे यूज़ कर पाते? तो फिर ये तो आप कह ही नहीं सकते कि ये चीज़ें ब्रह्मांड में नहीं है, सिर्फ यहीं एग्जिस्ट करती है। जो कुछ यहाँ है उससे बहुत कुछ वहाँ है, जो आज भी खोजना बाकी है। तो इसीलिए एक खोजी प्रवृत्ति के बनिए, बिल्कुल नकारात्मक मत बनिए। मानना है चीज़ों को मानिए, नहीं मानना है मत मानिए, कोई प्रेशर नहीं है, समय सब सिखा देता है। लेकिन कोशिश करिए कि उसको जाने, उसके बाद डिसीजन ले कि आखिर करना क्या है। लोग वास्तु को क्या कहते हैं कि हाँ मैं मानता हूँ लेकिन जानता नहीं हूँ। मानने और जानने में आपको पता क्या अंतर है? फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे मुकेश अंबानी जी है, बहुत अच्छे एक बड़े बिजनेसमैन हैं। अब 2 लोग यहाँ पे हैं, एक नॉर्मल व्यक्ति जो नॉर्मल न्यूज़ देखता रहता है, जिसको पता है कि हाँ बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं, एक बिजनेस टाइकून है, इनके डिसीजंस बहुत अच्छे होते हैं, ये रिलायंस को बहुत आगे ले गए। ये होता है मानना, ये होता है मानना कि हाँ मैं मानता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ न्यूज़ में देखता हूँ, बाकी मुझे पता नहीं है ढंग से कि उनका कार्य करने की शैली क्या है, उनके काम करने का ढंग क्या है, वो इतने अच्छे स्ट्रेटेजिस्ट हैं तो कैसे हैं, वो किस तरह से स्ट्रेटजी बनाते हैं, वो किस तरह से काम को इम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक व्यक्ति है जो समझ लो उनका बिल्कुल राइट हैंड हो चुका हो, बहुत समय से उनका मैनेजर हो चुका हो और आज रिटायर्ड हो। अब उससे आप बोलोगे कि यार मुकेश अंबानी बहुत अच्छे बिजनेसमैन है, तो वो कहेगा हाँ मैं जानता हूँ। वो मानता था दूसरा व्यक्ति, क्यों? क्योंकि वो सिर्फ न्यूज़ सिर्फ सुना था,
कोई बोल रहा अच्छा है, कोई बोल रहा बुरा है, कोई बोल रहा वो अच्छे बिजनेसमैन है, कोई कहते नहीं वो चालू बिजनेसमैन है। यहाँ मैं कोई टिप्पणी डिसीजन में नहीं जा रहा, मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे ये जो मैनेजर है, जो इनके राइट हैंड है, ये बोलेंगे हाँ मैं जानता हूँ, ही इज़ अ ग्रेट बिजनेसमैन। क्यों? क्योंकि वो उनके साथ रहे हैं, उन्होंने देखा है कि किस तरह से वो चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं, उन्होंने देखा है कि किस तरह से वो स्ट्रेटजीज बनाते हैं, उन्होंने देखा है कि किस तरह से वो टीम को लीड करते हैं, पूरी कंपनी को लीड करते हैं, और उन्होंने देखा है कि किस तरह से वो अपने ब्रांड का एक्सपांशन करते हैं। तो तब वो व्यक्ति कह सकता है मैं जानता हूँ। क्यों? क्योंकि वो फील किया है, वो एक्सपीरियंस किया है, उनके साथ रहा है, वो चीज़ों को समझा है, तब उसने जाना है। ऐसे ही कोई किसी फ्रॉड के साथ, कोई दूसरा व्यक्ति लेते हैं, कोई झूठा व्यक्ति है, उसके साथ रहा है, तो वो कहेगा हाँ मैं जानता हूँ वो फ्रॉड है। क्यों? क्योंकि वो रहा है, जाना है, उसने जाना है कि ये बाहर से कुछ है, अंदर से कुछ है। लेकिन दूर से मानने वाले से मानो मत, चीज़ों को जानो, एनर्जीज को समझो, आगे बढ़ो, सीखो, अप्लाई करो और जान लो। खुद ही जान जाओगे कि ये क्या चीज़ें किस तरह से वर्क करती हैं, किस तरह से आपकी लाइफ में इम्पैक्ट डालती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। कलर हो गया, साइज मैटर करता है वास्तु में। कितना आपका साइज होना चाहिए दरवाजे का, किस तरह की टेबल होना चाहिए बच्चे की, किस साइज की होनी चाहिए। डायरेक्शंस बहुत मैटर करती है वास्तु में। हर डायरेक्शंस में एक ग्रह होता है आपका, कुंडली में जो ग्रह स्थापित है वो हर डायरेक्शन में भी स्थापित है। हर डायरेक्शन में दिक्पाल भी होता है। दिक्पाल मतलब डायरेक्शनल लॉर्ड। ग्रह होते हैं प्लैनेटरी लॉर्ड। प्लैनेटरी लॉर्ड हर डायरेक्शन का होता है, जैसे सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति, गुरु, शुक्र, शनि, ये सब। और दिक्पाल भी होते हैं डायरेक्शनल लॉर्ड, जैसे ईशान देवता, इंद्र देवता, अग्नि देवता, नैऋत्य देवता, है ना, वायव्य देवता। इस तरह से सारे देवताज भी होते हैं अलग अलग डायरेक्शंस में। तो आप सोचो, ये एक एनर्जीज है जिनको आप देवता रूप में मानो, या आप इनको समझो एक आकृति के रूप में, एनर्जी के रूप में, लेकिन ये वर्क पूरी तरह करती है। और मैं तो देख रहा हूँ इतने समय से, और मैं तो इम्प्लीमेंट भी करता हूँ, और कई क्लाइंट्स इसको अमल करके देखे भी हैं किस तरह से वो अपने दुखों से, कष्टों से बाहर आ सकते हैं। बस चीज़ों को समझो। इसके बाद आते हैं अल्टीमेटली एक फाइनल डेफिनेशन। अगर सारी चीज़ों का निचोड़ बोलें तो वास्तु क्रिएट सच अ स्ट्रक्चर दैट हेल्प्स यू कंट्रोल योर माइंड, इमोशंस एंड थॉट। इसका सीधा मतलब ये है कि वास्तु सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन करते हुए, चाहे शेप हो, स्लोप हो, कलर हो, डायरेक्शन हो, लैंड हो, आपकी कुंडली हो, सारी चीज़ों को मिक्स करते हुए कि क्या चीज़ें आपके लिए बेहतर है, क्या नहीं है, इन चीज़ों को मिक्स करते हुए एक ऐसा स्ट्रक्चर बना लेना जो आपको फिजिकली पॉजिटिवली इम्पैक्ट डाले, जो आपको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करे, जो आपको फिजिकली स्ट्रॉन्ग करे, जो आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग करे, जो आपको स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग करे, अल्टीमेटली जो आपके माइंड के इमोशंस को, थॉट को पॉजिटिव वे में कंट्रोल करे। क्योंकि बोला गया है ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जो मन से हार गया वो वहीं हार गया, जो मन से नहीं हारा तो ये होता अभी मैं लड़ेगा, अभी मैं लड़ेगा। ये लड़ेगा कहाँ से आता है? ये एनर्जी से आता है, एनर्जी से। आपके घर के अंदर भी एनर्जी है, आपकी बॉडी के अंदर भी एनर्जी है। अलाइन करो, ये अंदर से ही आता है। इसीलिए बड़े बड़े महान ऋषि मुनि कहे अंदर झांको, सब कुछ अंदर है। तो जब तालमेल बैठाओगे प्रकृति से तो सॉल्यूशंस, सफलता, समृद्धि, सब कुछ आपके अंदर से निकलेगा। ठीक है? तो वैदिक ऋषियों को समझें, शास्त्रों को समझें और इनमें अमल करें। क्योंकि वास्तु आपके लिए वो स्ट्रक्चर खड़ा कर देता है जो आपके इमोशंस को कंट्रोल करता है, जिससे आपका परिवार एकजुट होता है, जो आपको पॉजिटिव थॉट देता है, जिससे आपको बल और आत्मबल मिलता है, जो आपको हारने नहीं देता है, जो हर किस्म में आपको जीत दिलाता है, जो आपको क्रिएटिव बनाता है, जो आपको सफल बनाता है। दिस इज वास्तु। इसलिए वास्तु को जानना जरूरी है, क्योंकि वास्तु वास करने का स्थान है। और जब हम इस धरती में वास करने आए हैं तो हमें सारी मैनुअल पता होनी चाहिए प्रकृति की, कि हमें किस तरह से जीना है, हमें किस ढंग से अपना जीवन यापन करना है। जिस दिन ये समझ जाओगे, सीख जाओगे, उस दिन आपको इस दुनिया में सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सवाल उठता है, कैन वी चेंज अवर डेस्टिनी विद वास्तु? तो जवाब है 100% यस। अब बहुत से लोग कहेंगे कि भाग्य बदला नहीं जा सकता, तो उसके लिए जवाब पहले तो ये दूंगा कि भाग्य बदला जा सकता है। लेकिन ये कि अब ऐसा क्यों कह रहा हूं? अगर भाग्य को बदला नहीं जाता तो भगवान श्री कृष्ण ये नहीं कहते कि कर्म किए जा, फल की इच्छा ना कर, है ना? ये श्लोक ना होता कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा।
कर्म ही प्रधान है इस विश्व में, ये भी नहीं होता। तो इसका क्या अर्थ है? मतलब कर्म तो मैटर करता है, आप जो करोगे वो भरोगे। अब बात भाग्य की आती है, जो लोग कहते हैं भाग्य काम करता है कर्म नहीं, तो भाग्य है क्या? पहले ये भी तो डेफिनेशन समझ लो। भाग्य अल्टीमेटली आपके कर्म ही है, वो चाहे पास्ट जन्म के हो, पिछले जन्म के हो, या इसी जन्म के हो जो आप पहले कर चुके हो, जिसे आप चेंज नहीं कर सकते। जो आपके पास्ट कर्म है वो भाग्य बन गया आज, जो आपने कल किया है वो आज आपके सामने भाग्य बन के खड़ा है, वो आज आप हो। और जो आज आप करोगे यानी कि कर्म, वो कल भाग्य बन के आपके सामने खड़ा हो जाएगा, और जो आज आप करोगे वो आप कल हो जाओगे। इसीलिए बोला गया कि आपकी डेस्टिनी आपके हाथ में है। इसीलिए बोला गया कि आप अपने भाग्य को बदल सकते हो। आज से बदलना स्टार्ट करो, आज से सोच लो क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, किस तरह से करना है, सब कुछ बदल जाएगा, पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। भाग्य क्या है? अल्टीमेटली वो पास्ट कर्मा ही है, वो कोई दूसरी चीज़ नहीं है। राशन की तरह जो बट रही थी कि भगवान जिसमें खुश हुए तो जाओ बंगला गाड़ी ले लो, जिस पे दुखी हुए तो जाओ घर भी नहीं मिलेगा, बाहर रहना पड़ेगा, कुछ बट नहीं रहा था। ये हमारे कर्म ही थे। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छी चीज़ें मिलेंगी, अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो अच्छा भाग्य नहीं बनेगा। अब सवाल उठता ये कि ये तो समझ गए कि भाग्य कर्म ही है, तो अल्टीमेटली वर्क जो है ये कर्म ही कर रहे हैं। अब लेकिन सवाल ये उठता है कि मुझे ये बताओ कि कितना भाग्य बदला जा सकता है? ये है सही क्वेश्चन। तो इसका आंसर है ये, फ्री विल, योर लाइफ, नॉट इन योर हैंड। जो आपके हाथ में बिल्कुल भी नहीं, जो आप नहीं बदल पाओगे। जो कर दिए अब वो तो भुगतान भुगतना पड़ेगा। जैसे भीष्म पितामह जी ने सांप को कांटेदार झाड़ियों में छोड़ा था तो उन्हें भी बाणों की सैया में रहना पड़ा। तो इसी तरह से कुछ कर्म ऐसे हैं जो नहीं बदले जा सकते। हाँ, ये है कि जब बुरा समय आता है तो उससे डील कैसे करना है, मैनेज करके चले जाओ, ये भी होता है। तो जो आपके हाथ में नहीं है वो 40% है, लेकिन इन योर हैंड 60%। अब यहाँ पे देखो कैलकुलेशन का खेल है सब। कैलकुलेशन को समझिए, आपके हाथ में जो नहीं है वो 40% है और आपके हाथ में जो है वो 60% है। लेकिन बहुत से लोग फिर भी खुशकिस्मत है कि ये 40% में से 20% तो आपके हाथ में है, ऑलरेडी आ चुका है ना। क्योंकि आज अगर ईश्वर की कृपा से हमारे सारे अंग ढंग से काम कर रहे हैं, 2 हाथ, नाक, मुंह, आँख, सब कुछ, छत है हमारे पास रहने को, 2 वक्त की रोटी है खाने को, तो फिर भी हम बहुत उन लोगों से तो बेटर कंडीशन में है जो बेचारे बहुत दुखी हैं आज की डेट में, जो इससे भी ज़्यादा बुरी कंडीशन में है। तो उस तरह से आप ये समझो कि ईश्वर ने कम से कम धन्यवाद दो ईश्वर को कि आपको 20% तो दिया, तब तो आज ऐसी लाइफ जी पा रहे हो, अपने मन का खा पा रहे हो, अपने मन का पहन पा रहे हो, अपने मन का ओढ़ पा रहे हो। तो 40 में से 20 मिला है ना, बाकी 60 तो आपके हाथ में है। ले लो अपने हाथ में, ले लो अपने हाथ में, अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी ले लो अपने हाथ में। रहो प्रकृति के हिसाब से, मैनेज करो चीज़ों को अपने आसपास। 60, 20, 80 हो जाएगा। 70% भी कोई व्यक्ति अपने हाथ में ले ले तो उसे रोकने टोकने वाला कोई नहीं होता। इवन 60% भी कोई अपने हाथ में जीवन का ले ले तो भी उसे रोकने टोकने वाला कोई नहीं होता। वो कब करोड़ों में खेल जाता है, कब कमा जाता है, स्वस्थ सुखी जीवन भी जी लेता है, फुल हेल्दी लाइफ, फुल पैसों के साथ, फैमिली एंजॉयमेंट के साथ। लेकिन उतनी चीज़ें आपको अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। लेकिन व्यक्ति क्या करता है, जो मैंने बताया, इस कोर्स का क्या लक्ष्य है कि हर घर में इन वैदिक विद्याओं को पहुंचाना है। क्या लक्ष्य है, क्यों लक्ष्य है ये? क्योंकि व्यक्ति को जब इन चीज़ों के बारे में नहीं पता होता कि हमारी वैदिक साइंस कैसे काम करती है, तो क्या होता है, 40% उसके हाथ में था नहीं, भाग्य भरोसे वो रहता, वो तो सोचता है पूरा भाग्य ही है 100%। दूसरा जो 40 था उसमें भी जो 20 लेके आया है, चलो 20 है, बाकी वो सोचता कुछ है ही नहीं मेरे हाथ में। और ये जो 60% है, ये क्या करता है, जब उसे अवेयरनेस नहीं रहती है और जब दुखों का पहाड़ टूटता है, जब कष्ट आ जाता है, तो वो भागता है कि कोई मुझे बचाए, एस्ट्रोलॉजर्स के पास, वास्तु एक्सपर्ट्स के पास। अब ये बहुत ज़्यादा चांस है कि अगर आपका समय खराब चल रहा है ना, तो आपको खराब लोग ही मिलेंगे, भटकाने वाले लोग ही मिलेंगे। ये चांस है। देखो हर तरह के लोग हैं सोसाइटी में, ये नहीं कहूँगा सब भटकाते हैं, ये नहीं कहूँगा कि कोई नहीं भटकाता। मैं खुद एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट हूँ, तो मैं हर चीज़ जानता हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं कोई नहीं भटकाता, भटकाने वाले लोग भी हैं, मैंने देखे हैं, बहुत समझे हैं, जाने हैं, दिखाते कुछ और है, होते कुछ और है। लेकिन हमें उन सब चीज़ों पे नहीं जाना, हमें अपनी लाइफ देखनी है और ईश्वर प्राप्ति करनी है, वो भी धर्म अर्थ काम मोक्ष के साथ। तो मैं आपको मेन जो फंडा, जो मेन फैक्ट बता रहा हूँ, तो मैक्सिमम चांस होगा वो गलत हाथों में पड़ेगा व्यक्ति,
वो भटका देगा। इधर आपने क्या किया, जो 60% आपके हाथ में था वो भी आपने दे दिया सामने वाले के हाथ में। तुम ही बचाओ गुरु, तुम ही बचाओगे, तुम ही सब करोगे। तो मेरा ये कहना है एटलीस्ट कि अगर आपको एक्सपर्ट नहीं बनना है मत बनो, आपको वास्तु एक्सपर्ट बनना नहीं है मत बनो, लेकिन एटलीस्ट हर घर में इतना वास्तु का ज्ञान तो होना चाहिए कि अगर ये 60% किसी के हाथ में देने जाओ, उससे बात करो, समझो, तो ये तो समझ पाओ कि सामने वाला फ्रॉड नहीं है। उससे बातचीत करके, उसकी बातें सुन के, वो क्या करेगा, किस तरह का वास्तु ट्रीटमेंट करेगा, वास्तु क्या है, आपके साथ दिक्कतें क्यों आ रही है, उससे बात करके एटलीस्ट इतना ज्ञान आपके पास होना चाहिए ना कि आपको पता चल जाए कि आप किसी गलत हाथों में नहीं पड़ने वाले हो। आप अपने बच्चे की पूरी लाइफ कुंडली ले जाके थमा दिए, आप ही देखो, आप ही करो, पूरा घर थमा दिए कि आप ही से सब होगा। देखो, कोई भी भगवान नहीं है, ईश्वर नहीं है। जितने भी करने वाले लोग हैं वो एक प्रकार से ये समझ लो कि सेवक हैं। मैं तो अपने आप को सेवक मानता हूँ। सेवक कैसे, कि प्रभु ने कृपा की है कि सेवा कर पाए मानव की, सेवा से बढ़कर कुछ नहीं है। तो अगर किसी की हम सेवा कर पा रहे हैं, इसे हम सेवा कहते हैं कि सेवा कर पा रहे हैं, किसी को दुख से उबारने के लिए उसके लिए कुछ कार्य कर पा रहे हैं, जो ईश्वर की कृपा से कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान मिला है उसको अमल करके कुछ अच्छा कर पा रहे हैं किसी के जीवन में, इस योग्य बन पा रहे हैं, इससे अच्छी बात क्या है। तो इसलिए हर घर में कम से कम इतना ज्ञान हो कि ऐसे एक्सपर्ट के पास जाओ जो कम से कम आपको भटकाए ना, जो आपका बुरा ना करे, अच्छा ना कर पाए तो बुरा भी ना करे। और वहाँ पे व्यक्ति 60% दे देता है, बाकी तो उसके हाथ में था ही नहीं। तो 100% अपनी लाइफ सामने वाले के हाथ में दे दो। तो इसलिए कहता हूँ अपनी लाइफ की जिम्मेदारी उठाओ, 60% होल्ड करो पूरा। एक्सपर्ट नहीं बनना है मत बनो, लेकिन ज्ञानी तो बनो। ज़रूरी थोड़ी ना एटिकेट्स क्यों सीखते हैं, ज़रूरी थोड़ी ना एटिकेट्स का एक्सपर्ट बनना है। अरे समाज में रहना है तो पता होना चाहिए कहाँ कैसे कब क्या बिहेव करना है, किस तरह से बात करनी है, बड़ों से कैसे बात की जाती है, छोटों से कैसे बात की जाती है, किस तरह से लोगों को रिस्पेक्ट दी जाती है, ये सब सीखना पड़ता है। क्यों, समाज में ही तो है। तो ये वैदिक विद्याएं, वैदिक साइंस नहीं सीखेंगे क्या, समाज में है ऑलरेडी। हमें एक अच्छा जीवन जी के जाना है, हमें घसट घसट के जीवन को नहीं जीना है। तो इसलिए मैं कहता हूँ हर घर में एक एक्सपर्ट होना चाहिए। पुराने समय में हर राजा के पास जो 9 रत्न होते रहे, उनमें से वास्तु और एस्ट्रोलॉजर जरूर रहता था। उन 9 रत्नों में एक वास्तु एक्सपर्ट और एस्ट्रो एक्सपर्ट जरूर रहता था। आप पुराने महल देख लो, राजमहल देख लो, पूरे वास्तु के अकॉर्डिंग बने हुए हैं, सबके सब वास्तु के अकॉर्डिंग बने हुए हैं। इसीलिए वो लोग समृद्ध रहते रहे, खूब पैसा धन सब रहता रहा, विजयी पताका लहराती थी। आज भी उनका नाम सब जानते हैं, इतिहास में दर्ज करा गए अपना नाम। तो वो लोग मूर्ख तो नहीं होंगे, महान लोग थे। उनको देख के तो हम जी रहे हैं, हमारी पीढ़ी जी रही है। उनके जैसा तो हर कोई बनना चाहता है। तो इसलिए चीज़ों को समझो। जब उन लोग किसी चीज़ की इंपॉर्टेंस को समझे तो हमें भी तो समझना चाहिए। हम क्यों अपने आप को नीचे ले जाते जा रहे हैं। तो आप ये समझो कि अगर एक अच्छी हैप्पी लाइफ चाहिए, प्रॉस्पेरिटी चाहिए, स्थिर लक्ष्मी चाहिए, धनवंतरी की कृपा चाहिए, तो वैदिक की ओर आना पड़ेगा। वैदिक साइंस समझनी पड़ेगी। बेसिक लेवल में हर किसी को ज्ञान होना चाहिए, नहीं व्यक्ति दर दर की ठोकर खाएगा। समय सबसे ज़्यादा वेस्ट होता है। ऐसे लोगों को देखा हूँ 2-2 साल वेस्ट कर दिए, फिर जाके ज्ञान आया कि चलो ट्राई कर लेते। पहले नहीं मानते थे। नहीं मानता मैं, मत मानो। अगर नहीं मानोगे, सूर्य कोई चीज़ है, बला का नाम है, सूर्य कोई देवता भी है, सूर्य ईस्ट से उगता है, मत मानो। वो अपना कार्य कर रहा है, वो डेली अपने टाइम से आएगा, डेली अपने टाइम से जाएगा। सूर्य देवता है, वो सबके लिए जीवन संभव कर रहे हैं। तुम्हारे मानने या नहीं मानने से कुछ नहीं होने वाला, मत मानो। बहुत से लोग तो ये भी मानते हैं कि धरती चपटी है, क्या करें, मत मानो। साइंस जिस तरह से वर्क कर रही है वर्क करेगी, आपको मानना पड़ेगा। नहीं मानोगे तो मत मानो, फिर जैसी लाइफ चल रही चलने दो। बहुत अच्छा चल रहा है, अगर पुराना भाग्य है, पुराने कर्म है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ लाइन है, करो। जब बुरी ग्रह दशा आएगी तो लोग फिर भागते दौड़ते आते, एक्सपर्ट के पास ही आते, तब सब मानने लगते हैं, तब सब जानने भी लगते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों को समझो। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्टर, अब एक एक करके जानते हैं कि वास्तु के इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या हैं। लैंड, मैंने आपको बताया रहा, लैंड सिलेक्शन, कहाँ घर बनाने जा रहे हो, सबसे पहला वास्तु क्या है, भूमि। मैंने आपको बताया रहा अर्थ, इसलिए लैंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वास्तु का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि घर प्लॉट लेने जाओ तो पहले वहाँ की लैंड देखो। अपार्टमेंट में फ्लैट लेने जाओ तो पहले देखो कहाँ पे बना हुआ है, किस तरह का बना हुआ है, वहाँ की लैंड, वहाँ का स्ट्रक्चर, वहाँ का शेप क्या है, वहाँ पे किस तरह के रिजल्ट है, वहाँ पे किस तरह की वाइब्रेशंस है, कैसी वाइब्स आती है। लोग कहते हैं ना वाइब्स मैच नहीं करती है,
मेरी उससे अच्छी फ्रेंडशिप नहीं, उससे वाइब्स मैच नहीं करती। ये वाइब्स क्या है? वाइब्रेशंस है, फ्रिक्वेंसी है। जो हाई फ्रिक्वेंसी स्टेट में व्यक्ति होता है वो लो फ्रिक्वेंसी वालों के साथ नहीं रहता। इसीलिए बोला जाता है मेडिटेशन करो, अपने आप को अवेकन करो। क्यों? फालतू चीज़ों से, फालतू लोगों से दूर रह पाओ। अगर फालतू लोग आपके जीवन में अपने आप कट जाएंगे, अपने आप दूर हो जाएंगे। आप देखो ना, जितने भी क्रिमिनल्स हैं उनका संगठन कैसा होता है? सब उसी टाइप के लोग होते हैं। जितने राजा महाराजा हैं उनका संगठन वैसे ही होता है। जितने बिजनेसमैन हैं, टाइकून्स हैं, एक जैसी वाइब मैच करती, वाइब्रेशन, फ्रिक्वेंसी, सबका संगठन वैसा। इस तरह से वाइब्रेशंस और फ्रिक्वेंसी काम करती है। अपने आप को हायर स्टेट में ले जाओ, जगाओ अपने आप को, अपनी शक्ति को पहचानो, फिल्टर आउट करते चले जाओगे। इतने ऊपर बुलंदियों में पहुंच जाओगे कि लोगों को छूना मुश्किल हो जाएगा आपको। लेकिन प्रकृति के हिसाब से चलना पड़ेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर, शेप सिलेक्शन। एल शेप प्लॉट है, सर्कल में है, स्क्वायर में है, रेक्टेंगुलर में है, कैसा शेप है, शेप किस तरह से प्रभावित करता है, अभी हम समझेंगे। और आगे फैक्टर्स जानते हैं क्या क्या है। इसके बाद डायरेक्शंस। डायरेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्यों? मैंने बता रहा, यहाँ पे देवता और दिक्पाल रहते हैं। आखिर क्यों तिरुपति बालाजी में भगवान वेस्ट में बैठे हैं, ईस्ट की तरफ फेस किए हुए हैं? आखिर क्यों सिद्धि विनायक में श्री गणेश वेस्ट में बैठे हुए हैं? क्या है यहाँ की सफलता का राज? क्यों लाखों करोड़ों लोग यहाँ आते हैं? एनर्जी ऑफ वास्तु। अब बहुत से लोग कहेंगे कि अरे भगवान बैठे हैं वहाँ, आप कैसी बात कर रहे हो, वास्तु की बात कर रहे हो, भगवान से बढ़कर थोड़ी ना है। भैया, यहाँ पे बात बढ़ के और घट के नहीं है। यहाँ पे बात है कि ये जो एनर्जी, ये जो प्रिंसिपल्स बनाए हैं, ये भगवान, ईश्वर या जो परम शक्ति है उसी के द्वारा बनाए हुए हैं, जिसका उल्लंघन वो खुद नहीं करते हैं। अगर जो मंदिर वास्तु के लाइन नहीं बनते हैं तो बहुत सी बार वो मंदिर खंडहरी रह जाते हैं। जो मंदिर वास्तु के अकॉर्डिंग बने हैं, देखो लोगों का तांता लगा हुआ है, लाखों की भीड़ है, श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण होती है। ये भगवान के बनाया ही नियम है जो भगवान भी नहीं तोड़ सकते। जैसे भगवान शिव हैं, उन्होंने भस्मासुर को वरदान दिया था। उन्हें पता था ये दुष्ट है, हम ही को दौड़ाएगा भस्म करने के लिए, लेकिन उसने तपस्या की, उसे वरदान मिला कि जिसके भी सर में हाथ रख देगा वो भस्म हो जाएगा। फिर उसने क्या किया? भगवान शंकर को ही दौड़ा दिया। तो ऐसा नहीं, क्या वो त्रिकालदर्शी है, जानते नहीं कि ये क्या करेगा, लेकिन अपने ही प्रिंसिपल से, अपने ही नियम कानूनों से वो बंधे हुए हैं कि कर्म करोगे तो तुम्हें फल मिलेगा। अगर एनर्जीज, अलाइनमेंट प्रकृति के हिसाब से काम किए हो तो पॉजिटिव रहेगा, नहीं किए हो तो प्रॉफिट की जगह लॉस रहेगा। तो ये ईश्वर के बनाए ही नियम है जो ईश्वर भी नहीं तोड़ता। समझे आप? तो इसलिए समझिए ये चीज़। क्यों आखिर कामाख्या देवी की बात की जाए तो वहाँ पे जो वहाँ की ऊर्जा है उसका राज क्या है? क्या वो सिद्ध तालाब जो उत्तर की तरफ बना है, वास्तु में बोला जाता है कि वाटर रहे नॉर्थ की तरफ, या फिर जो नॉर्थ की तरफ ब्रह्मपुत्र नदी बह रही है वो है? आखिर क्या है? वैष्णो देवी की ऊर्जाओं का राज क्या है? माता का तो स्वयं वास है वहाँ, नो डाउट, लेकिन माता कैसा निवास स्थान चुनी जहाँ पे वेस्ट में बड़े बड़े पहाड़ हैं? क्या वो है? समझिए वास्तु को। अभी हम समझेंगे कहाँ पे पहाड़ होने चाहिए, कहाँ पे नदी होनी चाहिए, कहाँ पे जल होना चाहिए, तब आप समझेंगे, अलग अलग ऊर्जाओं को समझेंगे। क्यों? आप तभी समझ पाएंगे कि किस तरह से अलग अलग मंदिरों में जाओ तो मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इसीलिए लोग तीर्थ में जाते मनोकामना पूर्ण हो जाती। क्यों? क्योंकि पूरी एनर्जी वहाँ पे काम कर रही है, डायरेक्ट कॉस्मोस से जुड़ी हुई है, यूनिवर्स से जुड़ी हुई है। आपने वहाँ पे कुछ भी बात की, आप वाइब्रेशंस, फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट हुए, सीधे डिवाइन से कनेक्ट हुए और बोले, तुरंत तार जुड़े, काम हुआ। इसीलिए मनोकामना सिद्ध होती है। इसके बाद एस्ट्रोलॉजी। एक चीज़ याद रखिएगा, जो व्यक्ति कहते हैं एस्ट्रोलॉजी कोई काम की नहीं, वास्तु ही सब काम का है, ऐसे व्यक्तियों से दूर हो जाना। कोई व्यक्ति बोले कि वास्तु नहीं काम का, एस्ट्रोलॉजी बस काम की है, उससे भी दूर हो जाना। देखिए, हमारे सनातन में अलग अलग तरह की विद्याएं हैं। एस्ट्रोलॉजी है, पामिस्ट्री है, वास्तु है, मुद्रा विज्ञान है, स्वर विज्ञान है, निमित्त ज्ञान है, अलग अलग कई पराविद्याएं हैं, कई समझ रहे, अंक शास्त्र है। लेकिन सबका अपना अपना काम है। अगर कोई व्यक्ति, आज की डेट में क्या चला है कि जो हमसे नहीं बनता उसको कह दो खराब है, और जो हमसे बनता कह दो यही अच्छा है। जबकि ये होना चाहिए, जो बनता है अच्छे से वो बताओ, जो नहीं बनता उस पर अध्ययन करो, जब वो बनने लगे उस पर बात करो। लेकिन अगर उसको पढ़ना नहीं है, उस पर अध्ययन नहीं करना है, या फिर वो बनता नहीं है और फिर कह दो ये खराब है, ये काम नहीं करता, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि अब मैं बोलूँ कि आंखें इंपॉर्टेंट है आपकी कि कान? आप कहोगे कैसी बेवकूफ़ी भरी बात कर रहे हो, आंखों से हम देखते हैं, कानों से सुनते हैं, मुंह से हम खाते हैं। हम कहते हैं हाथ इंपॉर्टेंट है या पैर, तो कहोगे पैरों से चलते हैं, हाथों से कार्य करते हैं। लीवर इंपॉर्टेंट है कि किडनी? भाई लीवर का डाइजेशन का काम है अपना।
किडनी का अलग काम है फिल्टर आउट करने का चीज़ों को। तो इस तरह से अलग अलग चीज़ें, पूरा सिस्टम मिल के काम कर रहा है, पूरा सिस्टम मिल के काम कर रहा है। ठीक है, कोई भी चीज़ अलग अलग काम नहीं कर रही, हर चीज़ का अलग अलग कार्य है, लेकिन सब मिल के एक सिस्टम है, सिस्टम जिसे कहते हैं। ठीक है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, किडनी लीवर सब मिल के काम कर रहे हैं, हार्ट सब मिल के काम कर रहे हैं। एक भी चीज़ गड़बड़ हुई सब गड़बड़। तो इस तरह से आप ये समझो कि एस्ट्रोलॉजी जो है, ज्योतिष इसे कहते हैं, ज्योतिष। ज्योतिष मतलब ज्योति मतलब प्रकाश, ईश मतलब ईश्वर, मतलब ईश्वर की ज्योति। और वास्तु क्या है, जीवन जीने की कला। मतलब आप ये समझ लो ईश्वर ने ये ज्योति क्यों दी है, क्योंकि जो मैंने बताया आपके हाथ में नहीं है 40%। क्या कराए हो पास्ट जन्म में या पिछले समय में, आपको नहीं पता उस किन चीज़ों के कारण क्या दुख आ रहे हैं, उन्हें कैसे न्यूट्रलाइज करना है या कैसे मैनेज करना है, कैसे मैनेज करना है, तो ये आपको नहीं पता। तो ये ज्योतिष के माध्यम से सीखा जाता है। इसीलिए ईश्वर ने अपनी ज्योति दी है, अपना प्रकाश दिया है, जिसे ज्योतिष कहा जाता है। इसके माध्यम से जान लो कि तुम क्या पाप किए हो या किन प्रॉब्लम्स के कारण आज तुम्हारे सामने प्रॉब्लम आ रही है। और वास्तु से तुम चीज़ों को ठीक कर लो। ठीक ऐसे समझो कि आपकी कार है, कार की जो हेडलाइट है, जो सड़क पे रोड में पड़ रही है, ये ज्योतिष है, जो आपको दिखा रही है चलते समय कि आगे गड्ढा आ रहा है, गाड़ी इसमें गिरेगी, आपको बहुत ज़ोर से झटका लगेगा। लेकिन वास्तु है आपके हाथ में स्टीयरिंग, आपने वास्तु से स्टीयरिंग, मतलब स्टीयरिंग आपके हाथ में जो है ये वास्तु है, आप स्टीयरिंग घुमाओ, गड्ढे के किनारे से निकल जाओ। लेकिन अगर आपने समय से स्टीयरिंग नहीं घुमाई, ज्योतिष देखते हुए भी वास्तु अप्लाई नहीं किया, तो गड्ढे में जाओगे। भले पता था पहले से ये होने वाला है, क्या मतलब उसका, या फिर आपको पता ही नहीं क्या होने वाला है, अंधाधुंध गाड़ी चलाओगे, भले हाथ में स्टीयरिंग हो, लेकिन नहीं देखोगे, आंख बंद कर लोगे, तो क्या होगा, तो भी भिड़ोगे। इसका क्या अर्थ है, सब विद्याओं का अपना अपना काम है। और जो वास्तु एक्सपर्ट को एटलीस्ट इतनी एस्ट्रोलॉजी नहीं आती हो जितनी वास्तु में अप्लाई होती है, मैं ये नहीं कहता कि हर किसी को बहुत उच्चतम लेवल में आनी चाहिए एस्ट्रोलॉजी, ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ, एक वास्तु एक्सपर्ट को इतनी एस्ट्रोलॉजी ज़रूर आनी चाहिए जितनी वास्तु में अप्लाई होती है। तभी वो एस्ट्रो वास्तु के माध्यम से व्यक्ति को एक बिल्कुल रिफाइंड फॉर्म में सॉल्यूशन दे सकता है और प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकता है। तो एस्ट्रोलॉजी का अपना काम है, बिना एस्ट्रोलॉजी के एक तगड़ी वास्तु नहीं हो सकती। इसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्टर्स में आता है स्लोप। स्लोप के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, स्लोप किस तरह से काम करता, आपका घर का स्लोप किस तरफ है, उस तरह की दिक्कत आएंगी या उस तरह के प्रॉफिट्स बेनिफिट्स आपको लाइफ में आएंगे। फिर ये है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या हो गया, ये सबका मिक्स करके, मतलब कहाँ पे आपका ड्राइंग रूम होना चाहिए, कहाँ पे आपका बेडरूम हो, कहाँ पे आपका टॉयलेट हो, आपका घर किस फेसिंग में हो, आपकी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कौन से फेसिंग का घर जमेगा। बहुत से लोग कहते हैं साउथ फेसिंग है बर्बाद हो जाऊंगा, नहीं, साउथ फेसिंग में अरबपति लोग भी रहते हैं, मंगल अच्छा है, रियल एस्टेट का बिजनेस है, साउथ फेसिंग घर लो, देखो कितना माला माल बना देगा। लेकिन साउथ फेसिंग में कहाँ दरवाजा होना चाहिए ये आगे का सब्जेक्ट है। लेकिन आप अभी ये समझो, टॉयलेट कहाँ होनी चाहिए, किचन कहाँ होना चाहिए, फिर कलर्स क्या होने चाहिए, तो ये सब का मिक्स करके आपके जीने के लिए, रहने के लिए एक स्ट्रक्चर बनाना, इसे कहते हैं प्रॉपर ओरिएंटेशन। हर चीज़ को एक डायरेक्शन दे देना, एक जोन दे देना कि कहाँ पे चीज़ें होनी चाहिए। तो ये है टोटल इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। अब मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूँ पहले फैक्टर का, कि लैंड किस तरह से काम करती है, जो हम कहते हैं लैंड सिलेक्शन। सबसे पहले फैक्टर में आते हैं, फिर हम शेप देखेंगे और इसके बाद फिर हम आगे देखते हैं कि क्या है। तो देखिए, वाई लैंड सिलेक्शन इज इंपॉर्टेंट, जो पहला फैक्टर था। अब बहुत से लोग कहेंगे लैंड सिलेक्शन कैसे इंपॉर्टेंट है, तो सीधे एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जो मैंने वाइब्स वाला आपको बताया कि वाइब्स मैच नहीं करती, वाइब्रेशंस, फ्रिक्वेंसी, वो ये है। ये 3 जगह है, एक जगह पार्टी हो रही, शादी हो रही है, एक जगह शमशान घाट है, डेथ, ये टेम्पल है। अब देखिए, आप व्यक्ति एक ही हो, यहाँ पे जब आप रहते हो, पार्टी अटेंड करते हो, आप बैठे हो, जोर जोर से ढोल नगाड़े बज रहा है, डीजे बज रहा है, आपके पैर थिरकने लगते हैं, आपका भी नाचने का मन करता है, आपका भी मन करता है कि थोड़ा एंटरटेनमेंट किया जाए, लिया जाए, थोड़ा माहौल को और अच्छा एंटरटेनिंग बनाया जाए। क्यों? वहाँ पे जो ढोल नगाड़ों की वाइब्रेशंस है, जो एनर्जी है वहाँ पे, वो इस तरह की क्रिएट हो रही है कि आपके मन में उत्साह जग रहा है, एक खुशी का माहौल दौड़ रहा है कि अरे आज तो खुशी का दिन है, मस्त माहौल है, आज मेरे यार की शादी है ना, तो आओ नाचा जाए, तो पैर थिरकने लगते हैं। आप वही हो, एक व्यक्ति। दूसरा, किसी की डेथ हो गई, मान लो, हर किसी को इस जीवन से जाना है, एक ना एक दिन किसी की डेथ हो गई। अब जब हम शमशान घाट में खड़े होते हैं तो हमारे अंदर से विचार जाने लगते हैं, हम विचारहीन होने लगते हैं। अगर एक
नॉर्मल व्यक्ति भी है, मैं सही व्यक्ति नहीं बोलूँगा, अच्छा या बुरा नहीं, एक नॉर्मल व्यक्ति भी है। जब वो शमशान घाट में खड़ा होता है तो वो विचारों से मतलब विचार उसके अंदर से जाने लगते हैं। कभी कभी वैराग्यता की भावना उठती कि अरे इतना सब दौड़े भागे, लोगों को अंत में यहीं आना है। वहाँ पे व्यक्ति मायूस हो जाता है, शांत हो जाता है, कुछ भी मन में विचार नहीं चल रहे होते हैं। वहाँ पे ख्याल नहीं आएगा आपको कि नाचा जाए, आज एंटरटेनमेंट लेना है शाम को, या फिर अरे आज तो मुझे पार्टी में जाना है, या फिर अरे आज मैं इतने दिन से ये चीज़ें नहीं खाया, आज जाके डोसा खाऊंगा, चाउमीन खाऊंगा। ये सब चीज़ें नहीं आती। यहाँ पे व्यक्ति बिल्कुल सुन्न हो जाता है क्योंकि वो कुछ और ही देख रहा होता है, वहाँ की वाइब्रेशंस कुछ और ही हैं। उसके बाद ये टेम्पल है, मान लीजिए बांके बिहारी का टेम्पल है, महाकाल उज्जैन है, जिन देवी देवता या भगवान को आप मानते हैं उनका मंदिर है, आप मान लीजिए। अब यहाँ आप पहुँचते हो महाकाल के दरबार में, या बांके बिहारी जी के दरबार में, वृंदावन या खाटू श्याम जी या जहाँ भी, क्या होता है वहाँ भगवान के सामने खड़े होते हो, पूरी टेंशन भुला बैठते हो, सिर्फ उनसे जुड़ जाते हो, तार जुड़ जाता है। या फिर उनसे बोलते हो कि मेरी रक्षा करो, या मुझे ये दो, कुछ मांगते हो, या फिर हाथ जोड़ते हो, लेकिन वहाँ पे निडर हो जाते हो। वहाँ पे पूरा टेंशन रिलीफ, मतलब रिलीफ मिल जाता है, टेंशन चला जाता है। समझ रहे हैं आप? वहाँ पे डर, एंजाइटी, डिप्रेशन नहीं रहता। अगर मन में कोई अपने घर में एंजाइटी में है, डर में है, डिप्रेशन में है, लेकिन अगर वो ऐसी जगह जाता है तो उतनी देर के लिए वो एंजाइटी जैसी चीज़ दूर हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर एक होप रहती है कि कोई है जो मुझे सपोर्ट कर रहा है, कोई है जो मुझे बचा लेगा, कोई है जो मुझे निकाल लेगा, कोई है जो मुझे डूबने नहीं देगा। ये चीज़ें होती हैं ये मंदिर में। आप वही थे, आप वही एक थे जो यहाँ पे अलग बिहेव कर रहे थे। यहाँ की एनर्जी वाइब्रेशंस आपके अंदर अलग टाइप से वाइब्रेट हो रही थी और आप उस तरह से एक्ट कर रहे थे। आप वही थे जो यहाँ पे अलग तरह का एक्ट कर रहे थे, क्योंकि यहाँ की वाइब्रेशंस एनर्जी अलग तरह से काम कर रही थी। और आप वही हो जो मंदिर में अलग तरह का एक्ट करते हो। क्यों? यही है एनर्जी, यही है वाइब्रेशंस, इन्हीं को समझना है। जो बोला जाता है ना कि अपने घर को चलता फिरता एक एनर्जी जोन बना लो, तो वो यही है। जो बोला जाता है ना जहाँ बैठो वहीं तीर्थ है, वो तभी है जब अपने घर को, अपनी बॉडी को अच्छे से अलाइन कर लो, वास्तु अलाइन कर लो, वही तीर्थ है। फिर जहाँ से बैठोगे, जब मैनिफेस्ट करोगे तब काम पूरे होंगे। जहाँ से बैठ के जो मनोकामना करोगे भगवान वहाँ से सुनेगा, क्योंकि भगवान हर जगह है। हम खोजते हैं, क्यों? क्योंकि एनर्जी डिस्टर्बेंस, हम मानव हैं, हम साधारण मानव हैं, हम एनर्जी के वशीभूत हैं। हम अभी इतने उच्चतम लेवल पे, इतने हायर स्टेट में, हायर कॉन्शियसनेस में नहीं गए हैं कि हम यही भगवान को फील कर सकें और यही जो चाहे वो कर सकें। इसलिए हम लोगों को तीर्थ जाना पड़ता है, और जाना भी चाहिए। ये सब कहने की बात है। जो लोग नहीं कहते, जो लोग ये कहते कि यार तीर्थ जाने का कोई मतलब नहीं, घर में भगवान है घर में, लेकिन हमारी कैपेसिटी है फील करने की। भगवान तो है, हमारी कैपेसिटी है फील करने की नहीं है ना। हम उस ऊर्जा को फील कर पा रहे हैं अपने घर में, या हमारा घर उतना ऊर्जावान है नहीं ना, तो जाओ वहाँ से ऊर्जा लेके आओ। पैसा नहीं रहता तो बैंक से लोन लेने जाते हो ना, बिजनेस खड़ा करते हो, फिर जब पैसा होता है तो घर ही मालामाल हो जाता है। घर में ही पैसा रहता है, तब बैंक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी तरह से सेम, जाओ तीर्थ, मंदिर जाओ, एनर्जी लेके आओ, कृपा लेके आओ, आशीर्वाद लेके आओ, उससे आगे बढ़ो जीवन में एथिकल वे में। तो घर में ही आशीर्वाद, मंदिर और भगवान हो जाएंगे, फिर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। ये है लैंड। इसके बाद वाई लैंड शेप इज़ इम्पॉर्टेंट। अब हम शेप देखेंगे किस तरह से इम्पॉर्टेंट है, शेप किस तरह से काम करता है वास्तु में। धरती को तो देख लिए, पृथ्वी को तो देख लिए, तो शेप देखते हैं। ये देखिए, दो लोग हैं, बैलेंसिंग एनर्जी एंड शेप। एक मोटा व्यक्ति है, एक पतला व्यक्ति है, यहाँ पे चेयर है। दोनों एग्जांपल एक एक करके लेते हैं। अब देखिए, ये व्यक्ति अपनी हाइट के हिसाब से इसका वेट बहुत अधिक है, तो क्या है, ये प्रॉपर बैलेंस वे में नहीं खड़ा हो सकता, और ये प्रॉपर बैलेंस वे में खड़ा हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसकी बॉडी में एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो मतलब प्रॉपर वे में है, सब जगह एक सा है। लेकिन इसकी बॉडी में एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिसबैलेंस है, सब जगह एक सा नहीं है, इसके शेप के कारण। अब देखो एग्जांपल, अगर ये दोनों दौड़ लगाएं तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ये गिर जाएगा, मोटा व्यक्ति। क्यों? क्योंकि एनर्जी बैलेंस नहीं है ना, एनर्जी बैलेंस नहीं है, क्योंकि बॉडी शेप बैलेंस नहीं है, तो गिरेगा ही। एक तरफ ज़्यादा भार पड़ गया, एनर्जी पड़ गई, गिर गए। दूसरी चीज़, इस व्यक्ति को डॉक्टर बोलेगा कि अपना वजन कम कर लो। जब कोई व्यक्ति हद से ज़्यादा मोटा हो जाता है, डॉक्टर क्या कहते हैं, अपना वजन कम कर लो, घुटने खराब हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसकी बॉडी का जो एनर्जी है, ग्रेविटी, मैंने क्या कहा, वास्तु क्या है,
धरती में क्या, सूर्य भी काम कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी काम कर रही है, मैग्नेटिक फोर्स भी काम कर रही है, कॉस्मिक एनर्जी भी काम कर रही है, मतलब नवग्रहों की, यूनिवर्स की। तो ये क्या है, ग्रेविटी के कारण पूरा वजन नीचे की ओर पड़ेगा, इसके घुटने खराब हो जाएंगे। इसलिए डॉक्टर कहता है कि वजन कम करो, घुटने खराब हो जाएंगे। वजन कम करो क्योंकि तुम्हारा भार तुम्हारे ऑर्गन्स में पड़ रहा है, लीवर में, किडनी में, लीवर किडनी खराब हो जाएंगी। वजन कम करो। क्यों? क्योंकि एनर्जी को आप ना क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ये सिर्फ ट्रांसफॉर्म होती है वन फॉर्म टू अनदर। तो अगर ये भार करोगे, बहुत हद से ज़्यादा भार रहेगा तो एनर्जी कहीं तो लगेगी, दबाव डालेगी ना, तो सब खराब कर देगी। तो क्या है, बैलेंस रहना है, शेप में रहना है। क्यों? मिलिट्री में अगर घुटने भी ज़रा से टकराते हैं तो रिजेक्ट कर देते हैं शेप। अब आपके तो ज़रा से घुटने ही तो आपस में टकरा रहे सीधे खड़े होने में, लेकिन शेप कितना रिफाइन में जाना है, वहाँ ज़रूरत है बिल्कुल एक्यूरेसी की, वहाँ ज़रूरत है कि कोई भी व्यक्ति की जान न जाए। जब युद्ध करे तो हम विजयी होकर लौटे, इसलिए बहुत बारीकी से चीज़ देखी जाती है। ऐसे ही वास्तु है, जब आपको अपने जीवन की लड़ाई जीतनी है, जब आप जीवन का युद्ध लड़ रहे हो, तो आपको डेप्थ फॉर्म में जाना पड़ेगा, डेप्थ को समझना पड़ेगा, तब आप साइंस को, एनर्जी को समझ पाओगे, वाइब्रेशंस को समझ पाओगे और अपनी लाइफ को बेटर बना पाओगे। अब दूसरा एग्जांपल, ये चेयर्स हैं, 4 कुर्सियां हैं, मतलब सॉरी 4 कुर्सियां नहीं है, कुर्सी के 4 पैर हैं, ये प्रॉपर बैलेंस है। क्यों? एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है, असिमेट्रिक वे में नहीं है। तो यहाँ कोई भी बैठेगा, बहुत अच्छे से आप आराम से टिक के बैठ सकते हो। लेकिन ये 3 पैर है, 3 लेग्स हैं इस कुर्सी के। अब इसमें मैं आपसे कहूँगा बैठो, तो आप आराम से बैठोगे नहीं, गिर जाओगे बैठोगे तो। या फिर आपसे मैं कहूँ नहीं बैठ के मुझे दिखाओ, तो आप कैसे बैठ के दिखाओगे कि आप गिरो भी नहीं? आप अपना जोर आगे की ओर लगा दोगे, बैठ तो जाओगे, लेकिन अपना जोर आगे की ओर लगाओगे ताकि पीछे की तरफ, जहाँ लेग नहीं है कुर्सी का, वहाँ गिर ना जाए। तो क्या होगा, आपकी एनर्जी ज़्यादा लगेगी। यहाँ पे जो व्यक्ति बैठा है वो कंफर्टेबली बैठा है, उसे आराम मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे जो व्यक्ति बैठेगा उसकी एनर्जी उल्टा चली जाएगी कि मैं गिर ना जाऊँ उसमें। या तो वो बैठेगा नहीं, और या तो फिर उसकी एनर्जी चली जाएगी मैं गिर ना जाऊँ। और जब उठेगा तो उसे कंफर्ट नहीं मिला होगा, उसे आराम नहीं मिला होगा, बल्कि वो और थक गया होगा। क्यों? क्योंकि उसने अपनी एनर्जी लूज कर दी गलत ढंग से बैठने में, एनर्जी के विरुद्ध काम करने में। इसी तरह से जब आपकी घर की एनर्जी शेप में, आपका घर नहीं रहता है, आपका घर शेप के विरुद्ध रहता है, प्रॉपर एनर्जी बैलेंस नहीं रहता है, प्रॉपर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है, तो क्या होता है, आप पूरी एनर्जी लगाते हो सफल होने में, हार्ड प्रमोशन पा के रहूँगा, बिजनेस को बढ़ा के रहूँगा, प्रॉफिट पा के रहूँगा, लेकिन आपके शॉप की, आपके घर की एनर्जी अगर बैलेंस नहीं है, प्रॉपर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है एनर्जी का, तो क्या होगा, एनर्जी लगाओगे ठीक उस व्यक्ति की तरह जो इसमें बैठा रहा, और पूरी एनर्जी झोंक दोगे, एंड में हाथ कुछ नहीं आएगा, उल्टा लॉस होगा, पैसे का, स्वास्थ्य का, समय का। क्यों? क्योंकि हमने उल्टा लगाया है, मिला थोड़ी ना है। क्यों? क्योंकि हम प्रकृति के विरुद्ध जा रहे थे, हम यूनिवर्सल एनर्जीज के विरुद्ध काम कर रहे थे, अपोज में काम कर रहे थे। तो इसलिए शेप ज़रूरी है, इसलिए वास्तु में शेप को इम्पोर्टेंस दी गई है। मैं फाउंडेशन आपकी क्लियर कर रहा हूँ, फाउंडेशन समझोगे तो आगे जो शेप बताऊंगा, अलग अलग शेप, आप अपने आप समझोगे चीज़ों को। लेकिन सबसे बड़ी ज़रूरत ये है, इंपॉर्टेंट ज़रूरत ये है कि चीज़ों को समझो, अपने फाउंडेशन क्लियर रखो। मैंने बोला ना, इतना ज्ञान जरूर घर में होना चाहिए कि आपको कोई बेवकूफ़ ना बना सके, और बहुत सारी प्रॉब्लम का हल खुद निकाल लो। हर जगह लाखों रुपए देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कहीं फंस जाओ तो एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है, लेकिन हर जगह नहीं है। बच्चे का 1 साल बर्बाद हो गया, बाद में बुलाया, पता चला थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, पैसा भी गया, समय भी गया, बच्चे का करियर भी गया, 1 साल लेट बना IAS। तो ऐसा नहीं, समय बचाइए, समय सबसे इंपॉर्टेंट है। पैसा तो आप कमा लोगे, लेकिन टाइम बचाओ, एनर्जी बचाओ, क्योंकि एनर्जी ही है जो आपका टाइम बचा सकती है। और टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइम बाद में आपका पैसा, आपका स्वास्थ्य, सब कुछ बचा लेता है। तो ये हो गया। इसके बाद तो हम अलग अलग शेप देखेंगे। सबसे अच्छा वास्तु में होता है स्क्वायर शेप, जो स्टेबिलिटी देता है, प्रोस्पेरिटी देता है, ग्रोथ, पीस, ओवरऑल वेलबींग देता है। क्यों? सिमेट्रिकल शेप है। स्क्वायर शेप इसलिए अच्छा बोला गया, देखो चारों कोने जो हैं राइट एंगल ट्रायंगल में है, 90 डिग्री का कोण है, एनर्जी जो है प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट होगी इस सेक्शन में। और किसी सिविल इंजीनियर से पूछेंगे, किसी आर्किटेक्ट से पूछेंगे, वो बताएगा आपको कि अगर स्क्वायर शेप की जगह रहती है तो आप इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन भी कर सकते हो। यही अगर सर्कल होता, मान लो आपका बेडरूम सर्कल बना दिया जाए, सर्कुलर, तो क्या हो, बेडरूम में आप अच्छे से अलमीरा रख पाओगे, अच्छे से प्रॉपर जगह का, स्पेस का यूटिलाइजेशन कर पाओगे? अगर मैं साइंटिफिक वे में भी बात करूँ तो कर पाओगे? नहीं। तो इसी तरह से एनर्जी याद रखना, डायरेक्शन से ज़्यादा पावरफुल सब डायरेक्शंस में होती है, एंगुलर डायरेक्शन में होती है। जैसे नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट। क्यों? क्योंकि जब भी, जैसे हम पानी डालते हैं, जब हम कहीं पानी डालते हैं तो कॉर्नर में जाके जम जाता है ना,
फिर फ्लो होता है। तो ऐसे एनर्जी भी सर्कुलेट जब होती है तो कॉर्नर में उसका ठहराव होता है। इसलिए जो कॉर्नर्स होती हैं, जो एंगुलर डायरेक्शंस होती हैं, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होती हैं। पंचतत्व भी यहाँ, अलग अलग पंचतत्व भी यहाँ पे वास करते हैं। ये हम आगे आने वाली क्लासेस में देखेंगे। लेकिन ये देखो कि स्क्वायर शेप आपको क्या दे सकता है। इसके बाद देखो ये रेक्टेंगुलर शेप भी अच्छा शेप माना जाता है। ये भी आपको बिजनेस में गेन, फाइनेंशियल गेन, प्रॉस्पेरिटी, लाभ, हैप्पीनेस, अच्छी फैमिली कंडीशन सब कुछ देता है। करियर ग्रोथ, अपॉर्चुनिटी सब देगा। क्यों? क्योंकि ये शेप भी सिमेट्रिकल है। ये भी वास्तु के हिसाब से अच्छा माना गया है। सबसे अच्छा स्क्वायर माना गया है, फिर रेक्टेंगुलर माना गया है। तो अगर आपका घर, आपका प्लॉट, आपका फ्लैट या फिर आपका फ्लैट जहाँ अपार्टमेंट बना है वो अगर ऐसे शेप में है तो अच्छा है, वास्तु का एक चेकलिस्ट पार। इसके बाद ट्रायंगुलर शेप आया। ट्रायंगुलर शेप क्या देता है? कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिस्प्यूट देता है, लड़ाई झगड़े, लीगल मैटर्स में फंसा देता है। फाइनेंशियल लॉस, मेंटल स्ट्रेस, आर्ग्यूमेंट एंड हेल्थ प्रॉब्लम, ये होता है ट्रायंगुलर शेप के प्लॉट में। कभी ट्रायंगुलर शेप का प्लॉट मिले तो घर मत बनवाना, या अपना दरवाजा ट्रायंगुलर शेप का मत बनवा लेना। ट्रायंगुलर शेप फायर एलिमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है, अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है। अगर ऐसे प्लॉट में व्यक्ति रहे तो बर्बाद हो जाता है, ना खुशियाँ मिलती है, ना पैसा मिलता है, उल्टा लीगल ट्रबल्स में अलग फंस जाता है, मानसिक बीमारी अलग घेर लेती है, मेंटल डिप्रेशन और एंजाइटी में अलग चला जाता है। अब चलिए एक छोटी सी केस स्टडी हो जाए ताकि आप लोगों को समझ में आए कि किस तरह से शेप काम करते हैं। ये सब जानते हैं, नोएडा के जो लोग होंगे वो जानते होंगे, बाकी लोग भी सर्च कर सकते हैं इंटरनेट में। ट्विंस टावर डिमोलिशन ये हुआ था 2022 में। ये देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, मैंने एक स्क्रीनशॉट निकाला है। नोएडा ट्विंस टावर रेज टू ग्राउंड इन मैसिव ब्लास्ट। की पॉइंट्स 28 अगस्त 2022 की ये न्यूज़ है। यहाँ पे एक सुपरटेक करके टाउनशिप थी जहाँ पे ट्विंस टावर खड़े थे, बहुत बड़े। उनके मतलब उसको गिरवाया गया कुंटलो ब्लास्ट लगा के। क्यों गिराया गया उसको? क्योंकि वो इलीगल बनी हुई थी। रियल एस्टेट के जो नॉर्म्स होते हैं प्रॉपर फॉलो नहीं किए गए थे। वहाँ पे कानूनी कार्रवाई चल रही थी। एंड में कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि इस बिल्डिंग को गिरा दो। क्या हुआ? समय का लॉस हुआ वो बिल्डिंग बनाने में, पैसे का लॉस हुआ जिनका पैसा लगा रहा वो बिल्डिंग बनाने में, या जिनने वहाँ पे घर लेना चाहा था उनका। मानसिक दिक्कत झेलनी पड़ी किनको? जो प्रोजेक्ट से जुड़े हुए लोग थे। अल्टीमेटली लॉस झेलना पड़ा किसको? सबको। क्यों? शेप के कारण। अब शेप क्यों? पहले आप देखो इस तरह का था वो, इस तरह की बिल्डिंग थी, चारों तरफ छोटी छोटी बिल्डिंग्स थी। ये थे ट्विंस टावर, आप देख रहे होंगे। एक बार फिर देख लीजिए, इस तरह की ये 2 ट्विंस टावर थे, छोटे छोटे ब्लॉक्स थे आजू बाजू। इसे गिराया गया था। क्यों? मैं बताता हूँ। ये देखिए, ये जो पूरी बिल्डिंग थी सुपरटेक, इसके पूरे प्लॉट का पूरा प्लॉट जहाँ ये बने थे, वो जो छोटे छोटे टावर मैं आपको दिखा रहा था, छोटे छोटे टावर, वही इस तरह से बने थे। और पूरे आप प्लॉट का शेप देखें तो ट्रायंगुलर शेप था, ऐसा था पूरा शेप, ठीक है। और वो जो ट्विंस टावर बने थे वो यहाँ बने थे। जो ये ट्रायंगुलर शेप प्लॉट के अंदर भी एक शार्प एज वाला शेप, ट्रायंगुलर शेप का प्लॉट था, यहाँ बने थे ट्विंस टावर। ये देखिए, ये जो मैंने ब्राउन यहाँ पे हाईलाइट करके रखा है, ब्राउन, ये इस प्लॉट में बने थे ये ट्विंस टावर। मतलब एक तो पूरी सोसाइटी का ट्रायंगुलर शेप का प्लॉट, उसके बाद इसके अंदर भी शार्प एज वाला ट्रायंगुलर था, ये शार्प एज वाला ट्रायंगल था ये प्लॉट, और इसके अंदर बनवाए थे वो ट्विंस टावर। एक बार फिर देखिए आप, ये ट्विंस टावर बनवाए थे, छोटे छोटे ब्लॉक्स थे ये थे। और ये जहाँ खड़े थे तो ये खड़े थे यहाँ पे ट्रायंगुलर शेप एज प्लॉट में। यहाँ पे क्या हुआ? अल्टीमेटली लीगल डिस्प्यूट्स हुए, कानूनी जंग हारी गई, टावर्स गिराए गए, फाइनेंशियल लॉस, मेंटल लॉस, सब कुछ लॉस ही लॉस। यहाँ किसी का कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, मेहनत अलग बर्बाद गई, समय अलग बर्बाद हुआ। तो इस तरह से शेप काम करते हैं। ये चलता फिरता एग्जाम्पल है। आगे आने वाले एपिसोड्स में मैं आपको अलग अलग मंदिरों की केस स्टडी दिखाऊंगा, अलग अलग राजमहलों की केस स्टडी दिखाऊंगा, अलग अलग सिटी, अलग अलग कंट्री की केस स्टडी दिखाऊंगा कि वास्तु किस तरह से काम करता है। सिर्फ शेप वाइज नहीं, अलग अलग चीज़ों से, अलग अलग फैक्टर से। ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल था। इसके बाद ये फैन शेप, अगर किसी का प्लॉट इस तरह का है, पुराने समय में फैन होता रहा ऐसे पंखा वो करते थे ना मूव, तो अगर इस शेप का किसी का प्लॉट है तो ये भी बैंकरप्सी देता है, ये भी लॉस देता है, ये भी थेफ्ट, चोरी का भय देता है। अगर ऐसा किसी का प्लॉट है इस तरह का तो यहाँ पे चोरी होने का भय, आग लगने का भय, बैंकरप्सी, व्यक्ति कभी पनप नहीं पाता।
लोन ही लोन होगा और बर्बाद हो जाएगा। इस तरह से काम करते हैं शेप। ये है चलती फिरती वास्तु, ये है साइंस। आज की डेट में साइंटिस्ट भी मानते हैं इसको, यूज अलग नाम करते हैं बस। तो इसलिए आप समझिए, वास्तु को समझिए। मैं हूं आपके साथ विशाल तिवारी, जो आपको बताऊंगा कि वास्तु किस तरह से काम करती है, एस्ट्रो वास्तु किस तरह का वर्क करता है आपकी लाइफ में, आपके करियर में, आपके हर तरह के जीवन के पहलू में। बस साथ में चलिए, चीज़ों को शेयर करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, पहली चीज़। दूसरी, कर भला तो हो भला। शायद हो सकता है किसी को इसकी ज़रूरत हो, तो आप इसे उस तक पहुँचाएँ। दूसरा, सबसे पहले खुद का उद्धार करें। इसलिए अगर कोई भी मन में डाउट हो, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं फिर मिलूंगा आपको अगले सेशन में, और फिर वास्तु के बारे में हम कुछ और नई और अच्छी चीज़ जानेंगे, जो आपकी लाइफ के लिए, आपकी फैमिली के लिए बेनिफिशियल हो सकती है। तो चलिए, वैदिक सभ्यता को, वैदिक साइंस को और ऋषियों के दिए ज्ञान को मिल के आगे बढ़ाते हैं। हर हर महादेव।